हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। तो बेटा कॉम्पैक्ट वन शॉट हम लोग कवर कर रहे हैं। यूनिट 3 की आज वन शॉट हम लोग कवर करेंगे और इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको ध्यान में रखते हुए ये वन शॉट हम बना रहे हैं। देखिए, ये आपका यूनिट 3 का सिलेबस है। आपकी जो पांचों यूनिट हैं पीपीएस में, उसमें सबसे ज्यादा सिलेबस इसी यूनिट में है। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मेजर प्रोग्रामिंग जो है वो इसी यूनिट पे कवर अप होती है। तो मैं कोशिश करूंगी कि इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स, तो क्योंकि यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स निकाल के बता देना बहुत एक टीडियस टास्क है। आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ से एग्जैक्टली किस तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी। तो मैं कोशिश करूंगी कि हर एक टॉपिक को थोड़ा थोड़ा एटलीस्ट आपको ये नो हाउ हो जाए कि हर एक टॉपिक के बारे में आप जानते हैं, और उसके बाद आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैं कोशिश करूंगी कि प्रोग्रामिंग की बन जाए, ताकि अगर कोई प्रोग्राम आए तो आप उसको ट्राई कर सकें। ठीक है, तो यहाँ हम कोशिश करेंगे। ऑल दो देखो, मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ लिख दिए हैं, इसके बावजूद भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो जिनको समझने की रिक्वायरमेंट है, तभी आप इन क्वेश्चंस को समझ पाएंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि हर एक टॉपिक बहुत क्विकली यहाँ पर कवर करके चले। तो मेन मैंने चीजें यहाँ लिख दी। थ्योरी तो 100% आपकी कवर हो ही जाएगी, और कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स भी हैं जो यहाँ पर आपके कवर अप में करा दूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखो, यूनिट जो है उसमें सबसे पहला टॉपिक आता है लूप। जो मेजर प्रोग्रामिंग है वहां पर इफ एल्स हम पढ़ चुके। अब जो अगला टॉपिक है वो है लूप। लूप क्या होता है, सबसे पहले इस बात को समझना है। लूप बेसिकली वो स्टेटमेंट्स होते हैं जो कि हमें अलाउ करते हैं कि हम प्रोग्राम एक बनाएं। उस प्रोग्राम के अंदर कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट है, मान लो 3-4 स्टेटमेंट ऐसे हैं जिनको हम चाहते हैं कि वो बार 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 एग्जीक्यूट होते रहे। जब तक एक कंडीशन ट्रू हो तब तक वो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते रहे। तो उस काम के लिए हम लूप्स बनाते हैं। फिलहाल के लिए बस आप इतना समझ लीजिए। अच्छा, एक और बार मैं पढ़ाने के पहले ये बात आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि इस यूनिट की बहुत अच्छी कॉम्प्रिहेंसिव वन शॉट मैंने बनाई हुई है ऑलरेडी, जो यूट्यूब पर ऑलरेडी अवेलेबल है। 2 पार्ट में वो वन शॉट है, और उस पे मैंने जितनी मैक्सिमम पॉसिबल प्रोग्रामिंग हो सकती है किसी एक पर्टिकुलर वन शॉट में कवर, वो सारी करा रखी है। उसमें सारे पैटर्न के प्रोग्राम, सीरीज के प्रोग्राम भी कराए हुए हैं, और आपको बहुत सारे प्रोग्राम्स मैंने वहां पर कराए हुए हैं। तो जो बच्चे डिटेल में पढ़ना चाहते हैं वो वहां जाके कोई भी प्रोग्राम देख सकते हैं। आपको उस वन शॉट में मेजर सारे प्रोग्राम्स मिल जाएंगे। यहाँ मैं कोशिश करूंगी कि 3-4-5 प्रोग्राम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उन्हीं को मैं यहाँ पर कवर करूं। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रख के चलना। अगर किसी को कोई प्रोग्राम देखना है तो वो डिटेल वाली वन शॉट से जाके भी देख सकता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ मेजर मेजर टॉपिक समझते हैं। तो लूप स्टेटमेंट बेसिकली क्या होती है, जो किसी स्टेटमेंट को या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को मल्टीपल टाइम रन करने का काम करती है। कितने टाइप के लूप होते हैं, वाइल, डू वाइल और फॉर, ये 3 टाइप के हमारे पास लूप हैं। एक एक करके इन्हें पढ़ेंगे। सबसे पहले होता है आपका वाइल लूप। वाइल लूप को एंट्री कंट्रोल्ड लूप भी कहते हैं। अभी आप 2 मिनट बाद समझ जाएंगे कि एंट्री कंट्रोल लूप का क्या मतलब है। ठीक है, पहले समझते हैं कि वाइल लूप क्या होता है। देखो, टेस्ट कंडीशन जो होती है, वाइल लूप क्या है कि जो टेस्ट, चलो पहले इसके सिंटेक्स से समझो। इसका सिंटेक्स देखो, ये देखो, ये एक वाइल लूप है। जरा ध्यान से समझना क्या है। सबसे पहले हमने क्या किया, i इज इक्वल टू 1। मैंने एक कोई वेरिएबल लिया, उसको मैंने 1 से इनिशियलाइज कर दिया। ये कोई प्रोग्राम नहीं है, सिर्फ एक लूप लिखा हुआ है मैंने। ये कोड है, ये इसको रन डायरेक्टली करके मत देखना, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ मैंने कोई मेन ऐड नहीं कर रखा, कोई मेन फंक्शन नहीं लिख रखा। बस एक लूप के अंडरस्टैंडिंग को समझते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, i एक वेरिएबल लिया, उसको 1 से इनिशियलाइज कर दिया। इस स्टेटमेंट को कहते हैं इनिशियलाइजेशन। ठीक है, i की इनिशियल वैल्यू 1 है, इसको मैंने यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया। अब मैंने लिखा वाइल। वाइल के बाद इन ब्रैकेट्स के बीच में मैंने जो भी लिखा वो एक कंडीशन की तरह इवेल्युएट होगा। और आप जानते हैं कि कंडीशन या तो ट्रू होती है या फॉल्स होती है ना। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो देखो, इन 2 ब्रैकेट्स के बीच में जितने भी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स लिखे हैं वो होते हैं लूप बॉडी। तो जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक हम इस लूप के अंदर चलते रहेंगे। इस तरह से ये लूप्स काम करते हैं। तो देखो काम कैसे करेगा। यहां पर देखो, सबसे पहले चेक करो, i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 5, ट्रू है तो हम अंदर गए, लूप की बॉडी के अंदर गए। यहां पर देखा प्रिंटफ %d/n i, क्या किया हमने, i को प्रिंट करा दिया। क्या प्रिंट हो गया, 1 प्रिंट हो गया। ठीक है, उसके आगे हमने क्या लिखा, i प्लस प्लस। i प्लस प्लस क्या करता है, i की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा, i की वैल्यू को +1 कर देगा। तो इसने i की वैल्यू को कितना बना दिया, 2 बना दिया। अभी 1 थी ना, 1 कर दिया। उसके बाद लूप खत्म, लूप की बॉडी यहाँ पर खत्म हो गई। तो अब वापस ये कंट्रोल कहाँ जाएगा, फिर यहीं जाएगा कंडीशन पर। फिर कंडीशन को चेक करेगा, i की वैल्यू 2 है, 2 लेस देन इक्वल टू 5, ट्रू है तो फिर ये लूप के अंदर आएगा, 2 प्रिंट करेगा, फिर इंक्रीमेंट करेगा। i की वैल्यू कितनी हो गई, 3, फिर वापस गया, 3 लेस देन इक्वल टू 5। तो इसी तरह 3, 4, 5, ये पांचों वैल्यूज ये प्रिंट कर देगा, क्योंकि i की वैल्यू +1 करते करते यहाँ पर लेस देन इक्वल टू 5 में 5 लेस देन इक्वल टू 5,
ट्रू, तो ये 5 तक इसको प्रिंट कर देगा। अब जैसे ही आई की वैल्यू मैंने इंक्रीमेंट की और आई की वैल्यू कितनी हो गई 6, तो अब देखो वापस जाके ये क्या करेगा 6 लेस देन इक्वल टू 5 फॉल्स, 6 तो 5 से बड़ा होता है तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जैसे ही कंडीशन फॉल्स आएगी हम यहाँ पर आ जाएंगे, लूप के बाद जो भी स्टेटमेंट्स लिखे होंगे वो एग्जीक्यूट होंगे, इसे कहते हैं लूप। तो व्हाइल लूप में बेसिकली क्या है, हमेशा लूप में तीन उसके कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो होता है इनिशियलाइजेशन, एक होता है कंडीशन और एक होता है अपडेशन स्टेटमेंट। ठीक है, व्हाइल लूप में पहले इनिशियलाइज करते हैं, फिर व्हाइल के ऊपर यहाँ ब्रैकेट के अंदर हम कंडीशन चेक करते हैं और फिर उसके अंदर जो लूप बॉडी होती है उसके अंदर हम वेरिएबल को अपडेट करते हैं। ठीक है, इस तरह से हम मल्टीपल, तो मतलब ये जो आई की वैल्यू है इसको 1 2 3 4 5 हमने 5 बार प्रिंट कराने के लिए, देखो एक ही सिर्फ एक प्रिंटफ स्टेटमेंट मैंने लिखा है, वरना मैं 5 बार इसको प्रिंट करा दी तो 5 प्रिंटफ लिखने पड़ते ना। एक बार लिख के एक कंडीशन ऐसी बना दी, अब ये 5 बार यही कंडीशन हमारी टाइम एंड अगेन एग्जीक्यूट होती रहेगी। कब तक, जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक इस लूप की जो बॉडी है इसके अंदर जितने भी सेंटेंसेस हैं, जितने भी इंस्ट्रक्शंस आप लिखते हैं वो सारी एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो दिस इज हाउ दिस पर्टिकुलर लूप वर्क्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये जो आइट्रेशंस है ये मैंने शो किए हुए हैं। जब आई की वैल्यू 1 है तो कंडीशन चेक की, कंडीशन ट्रू थी 1 प्रिंट हो गया, इंक्रीमेंट करके आई की वैल्यू 2 हो गई, फिर दोबारा कंडीशन चेक की ट्रू है तो 2 प्रिंट हो गया, फिर आई की वैल्यू 3 हो गई, फिर दोबारा कंडीशन चेक की, तो इस तरह आई की वैल्यू 1 2 3 4 5 इन सब पर ये एक एक करके 1 बाय 1 1 2 3 4 5 प्रिंट कर देता है। और जैसे ही आई की वैल्यू 6 होती है कंडीशन फॉल्स होती है और हम लूप के बाहर आ जाते हैं। इस तरह लूप काम करते हैं। तो मतलब आपको अगर कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को एक से ज्यादा कितने भी नंबर ऑफ स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं बेस्ड ऑन अ कंडीशन, तो उसके लिए हम लूप लगा लेते हैं। ठीक है, अब दूसरा टाइप का लूप है आपका डू वाइल, दैट इज एग्जिट कंट्रोल्ड लूप। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात है, इसको एंट्री कंट्रोल्ड लूप कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइल इज कॉल्ड एज एंट्री कंट्रोल्ड लूप, एग्जाम में पूछा भी गया है और आपको पता भी होना चाहिए। एंट्री कंट्रोल्ड का मतलब क्या है कि देखो लूप के अंदर एंटर करने से पहले आपको कंडीशन चेक करनी है। अगर ये कंडीशन पहली बार में ही फॉल्स हो जाए, मान लो मैं यहाँ आई की वैल्यू 1 की बजाय अगर मैं आई की वैल्यू 6 रख दूं तो ये पहली बार में ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो हम कभी भी लूप के अंदर नहीं जाएंगे। तो इसका मतलब लूप के अंदर एंटर करने के लिए आपने एक कंडीशन लगा रखी है। बिफोर एंटरिंग द लूप, आपको लूप में एंटर करने से पहले कंडीशन चेक करनी पड़ती है। तो इसका मतलब आपने लूप की एंट्री पर कंट्रोल लगा रखा है। अगर आप कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करते तो आप लूप में एंटर कर ही नहीं पाएंगे, लूप एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसका मतलब ये है, इसलिए इसको एंट्री कंट्रोल्ड लूप कहा जाता है। तो ये एग्जांपल से ये मोर देन सफिशिएंट है, आप वाइल को समझा सकते हैं और इसको दिखा भी सकते हैं। ठीक है, अब ये देखो ये इसका फ्लो चार्ट है, अगर थ्योरी में आता है तो ये फ्लो चार्ट आप बना के आएंगे। टेस्ट कंडीशन बिगनिंग पे है, रिपीटेडली एग्जीक्यूट करता है, ये नोट्स पर्पस से है, इसको रीड करके नोट्स के हिसाब से लिख देना। ये सिंटेक्स है देखो, वाइल कंडीशन, ये स्टेटमेंट ब्लॉक और ये स्टेटमेंट वाइल, मतलब ये लूप है। जब तक ये कंडीशन ट्रू रहती है ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होता रहेगा और जब तक ये कंडीशन फॉल्स, जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है हम स्टेटमेंट वाई को एग्जीक्यूट करेंगे, आगे चले जाएंगे, है ना। तो अब देखिए क्या है, टेस्ट एक्सप्रेशन को चेक करो, अगर ट्रू है तो बॉडी ऑफ द वाइल लूप एग्जीक्यूट करो और फिर दोबारा टेस्ट एक्सप्रेशन को चेक करो। यही तो करता है, इसी लूप में घूमते रहो, जैसे ये फॉल्स हो जाए इमीडिएटली स्टेटमेंट बिलो द वाइल, मतलब वाइल के बाद जो भी स्टेटमेंट्स है उन्हें एग्जीक्यूट कर लो। तो इस तरह से ये जो आपका वाइल लूप है ये काम करता है। ठीक, अब देखिए ये जो फ्लो चार्ट्स हैं ये इंपॉर्टेंट है। अगर थ्योरी में कोई क्वेश्चन आता है, मान लीजिए वाइल डू वाइल में आपसे कोई डिफरेंस पूछता है तो वहां पर ये इंपॉर्टेंट है, ये बना के आने हैं आपको। ठीक है बेटा, अब देखिए डू वाइल क्या करता है, वाइल और डू वाइल एग्जैक्टली सेम काम है लेकिन बस लिखने के तरीके में डिफरेंस है। किस तरह से, डू वाइल में क्या करते हैं, लूप की बॉडी को पहले लिखते हैं और कंडीशन बाद में चेक करते हैं। वाइल में क्या करते थे, पहले लूप की बॉडी को लिखने से पहले कंडीशन चेक करते थे। मतलब आप लूप के अंदर एंटर तब कर पाएंगे जब आपकी कंडीशन ट्रू होगी, अगर पहली बार में आपकी कंडीशन फॉल्स हो गई तो आप लूप के अंदर नहीं जा सकते। डू वाइल क्या कहता है, डू कीवर्ड यूज करते हैं, डू के बाद इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो भी आपने लिखा वो क्या है, वाइल लूप की, ये डू वाइल लूप की बॉडी ऑफ स्टेटमेंट्स। ठीक है, और जैसे ही आपने ये काम खत्म किया उसके बाद आप कंडीशन चेक करते हैं, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो फिर वापस लौट के इसी पे आते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यहां से आपने एंटर करा, जब आप एंटर कर रहे हैं तो उस एंट्री पर कोई कंट्रोल नहीं है ना, लेकिन जब आप लूप को छोड़ के जा रहे हैं तो उसकी एग्जिट पर कंट्रोल आपने लगा रखा है, इसीलिए डू वाइल लूप को एग्जिट कंट्रोल्ड लूप कहते हैं। एंट्री कंट्रोल लूप क्यों नहीं है वो, क्योंकि उसकी एंट्री पर कंडीशन ना होके उसकी एग्जिट पर आपने कंडीशन लगा रखी है। तो काम कैसे करेंगे, डू यहां से इनपुट कराओ, मतलब लूप में आप सीधे चले जाओ बिना किसी कंडीशन को इवेलुएट किए, लूप की बॉडी को एक बार एटलीस्ट आप एग्जीक्यूट करोगे उसके बाद कंडीशन चेक कराओगे। तो इसका क्या मतलब हुआ,
वाइल में क्या होता था, अगर पहली बार में ही कंडीशन फॉल्स है तो आप लूप के अंदर एंटर ही नहीं कर सकते, लेकिन डू वाइल में एटलीस्ट एक बार तो आप लूप के अंदर जाओगे ही जाओगे, और अगर कंडीशन फॉल्स है तब आप दोबारा लूप के अंदर नहीं जाओगे। तो ये डू वाइल और वाइल में मेजर डिफरेंस है। और दूसरा इंपॉर्टेंट याद रखना, हमने यूजुअली कभी भी हम इफ एल्स स्टेटमेंट लिखते हैं, इफ लिखते हैं, वाइल लिखते हैं, कोई भी फॉर लिखेंगे, उसके बाद हमें सेमीकोलन नहीं लगाना होता, क्योंकि सेमीकोलन जो होता है वो स्टेटमेंट टर्मिनेटर होता है। जहां आपने सेमीकोलन लगा दिया, स्टेटमेंट वहीं टर्मिनेट हो जाता है ना। तो वो स्टेटमेंट जिनकी लॉजिक जो है वो कंटिन्यू हो रही है मल्टीपल लाइंस में या आगे, उन्हें हम सेमीकोलन से टर्मिनेट नहीं करते। इसका मतलब स्टेटमेंट वहीं खत्म हो जाता है। ठीक है, तो जब भी हम वाइल, डू वाइल, फॉर, लूप यूज करते हैं तो उसके बाद हम सेमीकोलन नहीं लगाएंगे, ये बात याद रखनी है। अब देखिए, वाइल के बाद कंडीशन आपने बना दी, अब ये वाइल के बाद यहाँ पर सेमीकोलन लगा है, ये इसके सिंटेक्स में एक एक्सेप्शन आप कह सकते हैं कि जब हम डू वाइल लिखते हैं तब लूप वाइल के कंडीशन के बाद हम यहाँ पर सेमीकोलन लगाते हैं, और किसी लूप में आप इस तरह से सेमीकोलन नहीं लगाएंगे। तो क्या हुआ इसका फ्लो चार्ट, सबसे पहले जब आपको डू वाइल लूप मिला तो डू के अंदर आप गए, बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट की, उसके बाद आपने टेक्स्ट एक्सप्रेशन इवैल्यूएट किया, अगर ये ट्रू है तो वापस आप लूप की बॉडी में जाओगे और इसे कंटिन्यूअसली एग्जीक्यूट करते रहोगे, और उसके बाद जैसे ही टेक्स्ट एक्सप्रेशन फॉल्स हुआ आप डू वाइल लूप को एग्जिट कर जाओगे। तो इस तरह से वाइल और डू वाइल लूप देखने में एक जैसे हैं, काम एक तरह से करेंगे, लेकिन बस इनकी जो फंक्शनैलिटी है वो अलग है, इनको लिखने का तरीका अलग है। ठीक है, इतना आपको यहाँ पर याद रखना है। अब देखिए, चलिए, तो मेजर जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में वाइल डू वाइल के ऊपर, वो आता है डिफरेंस बिटवीन वाइल लूप एंड डू वाइल लूप, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहला क्या है, वाइल सिंटेक्स लिख दो। जब भी प्रोग्रामिंग में दो चीजों में डिफरेंस पूछा जाए तो आप उनका सिंटेक्स लिखो, वाइल का सिंटेक्स लिखो, डू वाइल का सिंटेक्स लिखो। वाइल क्या कहता है, वाइल कंडीशन और ब्रैकेट के अंदर जो है वो लूप बॉडी है। डू वाइल क्या कहता है, डू के अंदर लूप की बॉडी है, उसके बाद कंडीशन चेक करते हैं। यहाँ पर वाइल कंडीशन के बाद कोई सेमीकोलन नहीं लगाते, यहाँ पर लगाते हैं। कंडीशन जो है वो लूप की एग्जीक्यूशन से पहले चेक होती है, यहाँ पर लूप ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाता है एटलीस्ट एक बार, उसके बाद कंडीशन चेक होती है ना। लूप की जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट ही नहीं होती अगर कंडीशन ट्रू नहीं है, लेकिन ये एटलीस्ट एक बार एग्जीक्यूट होती है। तो ये बताओ वाइल लूप कहाँ सूटेबल है, जहां हमें ये कंस्ट्रेंट लगाना है कि लूप तभी एग्जीक्यूट होना चाहिए जब कंडीशन ट्रू है। और डू वाइल कहाँ यूज करेंगे, ऐसी जगह जहां हम चाहते हैं एटलीस्ट एक बार तो लूप एग्जीक्यूट हो ही हो, चाहे फिर दोबारा हो या ना हो, है ना। तो वाइल डू वाइल में जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा रिपीट हो चुका है। तो इनके सिंटेक्स के साथ आप इसको समझा देंगे, अगर कोई एग्जाम में पूछता है तो इजीली इसको आप बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, फिर आता है आपका फॉर लूप। फॉर लूप किसे कहते हैं, बिल्कुल जैसे लूप की फंक्शनैलिटी है, बस इसमें क्या करना है, देखो वाइल और डू वाइल दोनों लूप्स में तुमने क्या किया था, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और अपडेशन स्टेटमेंट, वो दोनों अलग अलग स्टेटमेंट में लिखे थे। पहले इनिशियलाइज करते थे वाइल में, फिर वाइल के अंदर कंडीशन चेक करते थे, और फिर उस वेरिएबल को अपडेट करते थे, जो आई की वैल्यू थी उसको प्लस प्लस कहाँ करते थे, लूप की बॉडी के अंदर, है ना। लेकिन यहाँ फॉर में क्या करते हैं, इन तीनों स्टेटमेंट्स को फॉर में कंबाइन कर देते हैं। किस तरह कंबाइन करते हैं, देखो एग्जांपल से समझो, पहले एग्जांपल से समझो, उसके बाद थ्योरी देखना। क्या है, देखो ये क्या था, वही वाइल लूप लिखा था ना, उसी वाइल लूप के करस्पॉन्डिंग है। ये क्या था, i इज इक्वल टू 1 इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट, फिर कंडीशन चेक की और फिर अपडेट किया। ये तीनों स्टेटमेंट्स हमने एक साथ यहाँ फॉर के अंदर लिख दिए। और एक और बात ध्यान रखनी है, क्योंकि ये तीन अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं तो इनके बीच में आपको सेमीकोलन लगाना है। फॉर के सिंटेक्स में आपको पहले इनिशियलाइजेशन करना है, सेमीकोलन लगाना है, कंडीशन लिखनी है, सेमीकोलन लगाना है, और फिर अपडेशन करना है। ठीक है, तो अब ये काम कैसे करेगा, चलेगा बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही जैसे वाइल चलता था। कैसे होता था बताओ, सबसे पहले इनिशियलाइज होती थी, इनिशियलाइज हुआ, कंडीशन चेक की, कंडीशन ट्रू है तो यहाँ आपने आई की वैल्यू को प्रिंट करा दिया। ठीक है, जैसे ही प्रिंट हुई आप वापस गए, आपने वैल्यू को अपडेट किया, आई की वैल्यू 2 हो गई, कंडीशन चेक की, ट्रू है तो फिर प्रिंट करा दिया। तो ये 1 2 3 4 5 5 बार ये जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। और छठी बार में जब आई की वैल्यू 6 होगी तो ये 6 लेस देन इक्वल टू 5 फॉल्स हो जाएगा और आप इस लूप के बाहर आ जाएंगे। तो वैल्यू क्या प्रिंट होगी, 1 2 3 4 5, ये आपके आउटपुट में प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, तो बात क्या हुई, कैसे करना है, इनिशियलाइजेशन सिर्फ एक बार होगा, इट इज एग्जीक्यूटेड ओनली 1 टाइम। ये कंडीशन कितनी बार चेक होगी, जितनी बार लूप एग्जीक्यूट हुआ उससे एक ज्यादा, क्योंकि एक बार फेल भी तो होगी है, पर चेक तो करनी पड़ेगी ना। तो मतलब टोटल 6 बार हमने कंडीशन चेक की, जिनमें से 5 बार ये ट्रू मिली और छठी बार ये हमें फॉल्स मिली, तो हम लूप के बाहर आ गए, है ना।
और ये जो अपडेशन स्टेटमेंट है ये उतनी बार एग्जीक्यूट होगा जितनी बार हमारा लूप ट्रू चला। ठीक, तो इस तरह फॉर लूप काम करता है। अब पढ़ लो इसको। अब ये इसका सिंटेक्स है, बस ये चीज यहाँ लिख रखी है। इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट जो है वो सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट होता है। टेक्स्ट एक्सप्रेशन जो है अगर वो फॉल्स है तो लूप जो टर्मिनेट हो जाता है। ये सारा का सारा थ्योरी है, नॉर्मल थ्योरी, इसको आप रीड आउट कर सकते हैं। ये इसका सिंटेक्स है। इनिशियलाइजेशन, टेक्स्ट एक्सप्रेशन, अपडेशन। टेक्स्ट एक्सप्रेशन को कंडीशन भी कह सकते हैं, है ना। और ये बॉडी ऑफ द लूप है जिसके अंदर आप मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ देखो, सबसे पहले आपने इनिशियलाइज किया, फिर कंडीशन चेक की, अगर कंडीशन ट्रू है तो लूप की बॉडी एग्जीक्यूट हुई और उसके अंदर आपने अपडेट भी कर दिया, और फिर वापस जाके आपने कंडीशन चेक की। अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर आपने ये काम किया, तो आप लूप के अंदर चलते रहे, है ना। और उसके बाद जब जैसे लूप फॉल्स हुआ आप स्टेटमेंट आफ्टर फॉर लूप आ गए। फॉर लूप के बाद जो भी स्टेटमेंट्स लिखी होंगी वो आप एग्जीक्यूट कर लेंगे, बस दैट्स इट। इस तरह से ये फॉर लूप काम करता है। और मेजरली हम वाइल लूप और फॉर लूप ही यूज करते हैं, डू वाइल लूप बहुत ज्यादा यूज नहीं करते हैं। प्रोग्रामिंग में वाइल और फॉर ही हम यूज करेंगे, ठीक है। तो लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। कितने लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स होते हैं? सबसे पहला होता है आपका ब्रेक स्टेटमेंट, फिर होता है कंटिन्यू स्टेटमेंट, एक होता है गो टू स्टेटमेंट। गो टू स्टेटमेंट कभी एग्जाम में नहीं पूछा जाता। ब्रेक और कंटिन्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोग्राम में भी बहुत यूज होते हैं और इनके ऊपर क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ध्यान से देखना, आउटपुट क्वेश्चन भी आ जाते हैं ब्रेक और कंटिन्यू के ऊपर। तो मैं कोशिश करूंगी कि एक दो क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं वो भी इनके ऊपर डिस्कस कर लें। तो देखो ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है। ब्रेक स्टेटमेंट का काम ये है कि आप, जैसे हमने स्विच केस में पढ़ा था, यूनिट 2 में आपने स्विच केस पढ़ा था ना, क्या करते थे, स्विच के अंदर जिस भी केस में हम जाते हैं अगर वहां पर हमें ब्रेक मिला तो जो ब्रेक स्टेटमेंट है वो हमें लूप के बाहर ले आता है ना। ऐसे ही सॉरी, स्विच केस के बाहर ले आता है। ऐसे ही अगर हम किसी लूप के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट लगा दें तो वो इमीडिएटली लूप के बाहर ले आएगा आपको। वो जो लूप चल रहा होता है ना, बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक, कब तक चलता है लूप? जब तक कंडीशन ट्रू रहती है। लेकिन अगर हमने ब्रेक स्टेटमेंट लगा दिया तो उस केस में लूप तुरंत टर्मिनेट हो जाएगा, वो दोबारा कंडीशन चेक नहीं करेगा, वो अपनी अगली आइट्रेशन पे नहीं जाएगा। आइट्रेशन मतलब अगली बार जो हम कंडीशन चेक करते हैं, लूप एग्जीक्यूट करते हैं, उसको कहते हैं आइट्रेशन। हाउ मेनी टाइम्स इट चेक्स द कंडीशन एंड एग्जीक्यूट्स इट्स बॉडी इज कॉल्ड आइट्रेशन, है ना। हाउ मेनी आइट्रेशंस आर डूइंग, हाउ मेनी रिपीटिशंस वी आर डूइंग ऑन द लूप। तो ब्रेक क्या करता है, ये इमीडिएटली जो लूप की जो कंट्रोल है, जो लूप की एग्जीक्यूशन है, उसको टर्मिनेट कर देता है और कंट्रोल लूप के बाहर आ जाता है सीधे। तो मतलब एक लूप को बंद करने के, एक लूप को तोड़ने के दो तरीके हैं। या तो जब तक कंडीशन फॉल्स होगी तब वो बाहर आएगा, जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तब लूप के बाहर आओगे, या फिर आप ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करके लूप के बाहर आओगे। लूप के बाहर आने के सिर्फ और सिर्फ दो तरीके हैं, ठीक है। इसके अलावा तीसरा कोई तरीका नहीं है। आप ध्यान से समझो। तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, ये एग्जीक्यूशन ऑफ द नियरेस्ट एनक्लोजिंग लूप करता है। अब ध्यान से रखना इस बात को, एग्जीक्यूशन ऑफ द नियरेस्ट एनक्लोजिंग लूप इन विच इट अपीयर्स। क्या मतलब है नियरेस्ट एनक्लोजिंग का? मतलब है आगे आप, अभी मैं बताऊंगी, दिखाऊंगी आपको, लूप्स की हम नेस्टिंग भी कर सकते हैं। नेस्टिंग मतलब एक लूप के अंदर हम दूसरा लूप भी लिख सकते हैं, मतलब एक लूप, उस लूप के अंदर दूसरा लूप। तो ब्रेक स्टेटमेंट अगर मैं अंदर वाले लूप में लगा दूं तो क्या दोनों लूप के बाहर आ जाएंगे? नहीं। जिस लूप के अंदर ब्रेक लिखा हुआ है ना, जिसके पैरेंथेसिस, जिसके ब्रैकेट्स के बीच में लूप ब्रेक लिखा हुआ है, सिर्फ उसी लूप के बाहर आएगा। ऐसा नहीं कि 4 लूप लगा रखे हैं आपने, एक के अंदर एक के अंदर एक, और ये सात चारों के बाहर ले आएगा। नहीं, जिस लूप के अंदर लगा है उसी लूप के बाहर आएगा। इसलिए इसको कहते हैं नियरेस्ट एनक्लोजिंग लूप। जो सबसे पहले लूप खत्म हो रहा है उसी लूप के बाहर लेके आएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। एंड ब्रिंग द कंट्रोल टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट आउटसाइड दैट लूप। उस लूप के बाहर जो अगला स्टेटमेंट होगा उस पर कंट्रोल को ले आएगा। ये बेसिकली स्विच केस में भी काम आता है ना, केस को टर्मिनेट करने के लिए वहां पर यूज करते हैं। तो देखो ब्रेक के अंदर, अच्छा यूजुअली लूप के अंदर क्या होता है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर हम लूप में वैसे ही ब्रेक लगा देंगे तो लूप की बॉडी जैसे ही पहली बार एग्जीक्यूट हुई, ब्रेक स्टेटमेंट मिला, वो ब्रेक करके बाहर आ जाएगा, तो लूप बनाने का तो बेनिफिट ही नहीं होगा। इसका मतलब लूप के अंदर कोई ना कोई हम ऐसी कंडीशन लगाएंगे कि लूप के अंदर अब एंटर कर गए, उसके बाद अगर इफ स्टेटमेंट के, यूजुअली जब ब्रेक लगाया जाता है तो इफ के साथ लगाया जाता है कि अगर ऐसा है तो ब्रेक कर दो, है ना। तो ब्रेक स्टेटमेंट जब भी यूजुअली हम यूज करते हैं तो इफ कंडीशन लगा के करते हैं कि ताकि अगर वो कंडीशन ट्रू है तो हम लूप के बाहर आएंगे, वरना हम लूप में चलते रहेंगे, ठीक। तो अब देखिए काम कैसे होता है। लूप के अंदर एंटर कर गए, हमने लूप की कंडीशन चेक की, लूप के अंदर एंटर कर गए। अगर हमें कोई इफ कंडीशन हमने लगा रखी है, अगर वो कंडीशन ट्रू है, अगर वो कंडीशन ट्रू है तो हमें ब्रेक मिला। अगर हमें ब्रेक मिला ट्रू तो हम वापस लूप को इमीडिएटली एग्जिट कर देंगे, और अगर हमें ब्रेक नहीं मिला तो फिर हम बॉडी ऑफ द लूप जो है उसे एग्जीक्यूट करेंगे, और फिर दोबारा अगली बार जब लूप बॉडी में इफ कंडीशन आएगी उसको फिर चेक करेंगे। अगर फॉल्स हो गई तो बाहर चले जाएंगे, नहीं तो
फिर अगर ब्रेक स्टेटमेंट मिला तो बाहर जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ। पहले एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, 1 मिनट रुकिए। ब्रेक स्टेटमेंट काम कैसे करता है सबसे पहले मैं ये बताती हूँ। ये देखिए बेटा कैसे काम करता है ब्रेक स्टेटमेंट। अब यहाँ से आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग समझ में आएगी। मान लीजिए मैंने ये एक वाइल लूप लगाया, मैंने तीनों लूप लगा रखे हैं, तीनों में अगर हम ब्रेक लगा दें तो किस तरह काम होता है ये देखना है। वाइल लूप लगाया, वाइल के अंदर मैंने जैसे ही कंडीशन चेक होगी हम वाइल लूप के अंदर आ जाएंगे। इफ ये कोई प्रोग्राम नहीं है, ये एक तरीके से लिख के दिखा रखा है, एग्जाम में लिखना बहुत ईजी होगा। जिन बच्चों को प्रोग्रामिंग में प्रॉब्लम आती है ना, उनके लिए इस तरह से एग्जाम्पल लिखना ईजी होता है, आपको नंबर मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको, क्योंकि कोई प्रोग्राम तो पूछा नहीं है, एग्जाम्पल की फॉर्म आपसे पूछिए तो एग्जाम्पल की फॉर्म में आप इस तरह लिख सकते हैं। ये कंसेप्ट पूरी तरह कन्वे हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या हो रहा है, सबसे पहले कंडीशन चेक की, अगर कंडीशन ट्रू है तो आप लूप के अंदर आए। लूप के अंदर आके देखो यहाँ पर इफ कंडीशन लिखी हुई है, अब ये कंडीशन चेक होगी, ये लूप के अंदर है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इफ के अंदर ब्रेक लगा हुआ है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ब्रेक एग्जीक्यूट होगा, और जैसे ही ब्रेक एग्जीक्यूट होगा लूप के अंदर की ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये सारी की सारी स्किप हो जाएंगी और आप सीधे निकल के बाहर, लूप के बाहर आ जाएंगे। लूप टर्मिनेट हो जाएगा, चाहे ये कंडीशन फॉल्स है या नहीं है, आप सीधे लूप के बाहर आ जाएंगे। तो कुल मिला के बात क्या हुई, इस तरह से हुआ। मान लो कोई रिंग है, तो हम जब तक हमने रिंग का सिरा पकड़ा हुआ है, कंडीशन ट्रू है, तब तक उस वो क्लोज लूप है, उसके अंदर आप अगर कोई चीज डालें तो वो घूमती रहेगी। लेकिन जैसे ही आपने उसको ब्रेक कर दिया आप लूप को टर्मिनेट कर देंगे। तो ये क्या है, अगर कंडीशन फॉल्स नहीं होती और ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो आप ब्रेक करके लूप के बाहर आ सकते हैं, लूप बीच में ही टर्मिनेट हो जाता। ऐसे ही फॉर में क्या होगा, फॉर में भी देखो, फॉर की बॉडी के अंदर इफ कंडीशन लगा के इसके अंदर ब्रेक लगा दिया, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ब्रेक एग्जीक्यूट करके सीधा बाहर आएगा और ये बचे हुए स्टेटमेंट जो है वो इसके स्किप हो जाएंगे। ठीक है, लूप के आगे के जितने भी स्टेटमेंट बचे रहते हैं वो भी एग्जीक्यूट नहीं होते, सीधा कंट्रोल लूप के बाहर आ जाता है, लूप टर्मिनेट हो जाता है। डू वाइल में क्या होता है, डू वाइल में भी ये देखो, बॉडी के अंदर आपने ब्रेक लगा दिया, लूप की डू वाइल लूप में डू के अंदर आपने कंडीशन लगा रखी है। भाई डू का क्या मतलब है, लूप की बॉडी एग्जीक्यूट करो, अगर ये कंडीशन है तो ये सब काम करो और फिर ब्रेक करके बाहर चले जाओ। बस इसका मतलब अब ये एक बार चल के दोबारा चलेगा ही नहीं अगर पहली बार में ब्रेक आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो ब्रेक स्टेटमेंट बेसिकली क्या कर रहा है, जो कंट्रोल है उसको लूप के इमीडिएटली बाहर ले जाता है। तो ये ब्रेक की आपकी अंडरस्टैंडिंग हो गई। उसके बाद देखो एग्जाम्पल देखो, ये AKTU में आई हुई प्रॉब्लम है और ये किस तरह से समझाते हैं ये ध्यान से समझना है। ये एग्जाम में पूछा गया था और ये मैंने खुद एक प्रॉब्लम बना के बताई थी, ये किसी पुराने एग्जाम में AKTU में ही आई हुई प्रॉब्लम है ये भी। ठीक है, तो जरा ध्यान से समझो, ये ब्रेक स्टेटमेंट का आपको पूरा अंडरस्टैंडिंग देगी। देखो मान लो हमने आई की वैल्यू को 1 से इनिशियलाइज कर दिया। एक तो पहली बात ये कि इसको डाउट मत करना कि फॉर में तो हम क्या करते हैं, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, अपडेशन फॉर के अंदर करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। फॉर में हम इनिशियलाइजेशन अगर बाहर करें तो बस यहाँ पर हमें सेमीकोलन लगाने जरूरी होते हैं, तो कंपाइलर समझ लेता है कि अच्छा ये सेमीकोलन यहाँ लगे हुए हैं तो इसका मतलब इनिशियलाइजेशन ऊपर कर रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस फॉर के अंदर 2 सेमीकोलन होने जरूरी है। ठीक है, तो अब देखो ये जो फॉर लूप है, इस फॉर लूप में यहाँ हमने इनिशियलाइज करी आई की वैल्यू 1, तो ये जो इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट था ये तो निकाल के हमने ऊपर लिख दिया, और ये सेकंड वाला पार्ट क्या होता है, कंडीशन। सेकंड वाले पार्ट में हमने कोई कंडीशन लिखी ही नहीं, तो फॉर लूप में जब आपने कोई कंडीशन नहीं लिखी तो कोई कंडीशन चेक ही नहीं होगी, और जब कोई कंडीशन चेक नहीं होगी तो आप सीधे लूप के अंदर एंटर कर जाएंगे। ठीक है, वैसे तो कंडीशन होती तो कंडीशन चेक होती, अगर ट्रू होती तो आप लूप में जाते। अब क्योंकि यहाँ कोई कंडीशन नहीं है तो आप डायरेक्टली लूप के अंदर एंटर कर जाएंगे। क्या प्रिंट होगा, आई प्रिंट होगा, आई की वैल्यू क्या है 1, तो 1 प्रिंट हो जाएगा, हो गया 1 प्रिंट। अब देखो इफ आई इज इक्वल टू 5, ये देखो इस ये जो इक्वल टू है इसके 2 मीनिंग है। यहां पर अगर ये सिंगल इक्वल है, अब यार ध्यान से देखो 2 स्टेटमेंट हो सकते हैं, इफ आई इक्वल टू 5, या फिर ये हो सकता है इफ आई इज इक्वल टू 5। मैं सिर्फ वो क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रही हूँ क्योंकि सेम क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, आपको लॉजिक समझ लेना है। क्या मतलब है, अगर ये आई सिंगल इक्वल टू 5 है तो इसका मतलब ये जो 5 है ये इस आई के अंदर असाइन हो गया, असाइनमेंट स्टेटमेंट है, कंपेयर नहीं कर रहे आप। तो आई की वैल्यू कितनी हो गई 5, तो इफ के अंदर क्या आ गया 5 मतलब ट्रू, इसके अंदर आप जो भी लिखोगे वो ट्रू या फॉल्स में इवेलुएट होता है, इसका मतलब ट्रू है तो आप यहाँ गए और आप ब्रेक करके बाहर आ गए, तो उस केस में तो बस आउटपुट जो होगा वो 1 आ जाएगा, बात खत्म हो गई है ना। अब अगर मान लीजिए मैंने ये आई इज इक्वल टू 5 लिख रखा है, तो अब इसने आई की वैल्यू इवेलुएट की, ट्रू है या फॉल्स है, आई की वैल्यू कितनी है इस टाइम 1,
1 इक्वल टू 5। अब ये कंपेयर कर रहा है दोनों वैल्यूज को, ये क्या हो गया, फॉल्स। फॉल्स है तो ब्रेक एग्जीक्यूट नहीं होगा। और आप यहाँ पर कोई अपडेट आप आई की वैल्यू को कर नहीं रहे हो, तो वापस जाके फिर क्या होगा, फिर आप अंदर आओगे, फिर आई की वैल्यू को 1 प्रिंट करोगे, है ना, और फिर दोबारा चेक करोगे आई इक्वल टू 5। तो अब क्या करेगा ये बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक 1 1 1 1 प्रिंट करता चला जाएगा, क्योंकि आई की वैल्यू आप चेंज ही नहीं कर रहे, आपने इसमें कोई अपडेशन स्टेटमेंट लगाया ही नहीं है। भाई जब तक आई की वैल्यू चेंज नहीं होगी, ये कंडीशन जो है ये फॉल्स कब होगी, ये तो हमेशा, मतलब ये कब ट्रू होगी, तो हमेशा ही फॉल्स होगी। जब ये कंडीशन फॉल्स है तो ब्रेक कभी एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, और आप इस लूप के अंदर ही घूमते रहेंगे, क्योंकि लूप के अंदर कोई कंडीशन तो आप चेक कर नहीं रहे हो जो फॉल्स होगी। ठीक है, तो इस लूप से बाहर आने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, वो क्या है, ब्रेक, क्योंकि लूप की अपनी कोई कंडीशन नहीं है। तो अगर ब्रेक एग्जीक्यूट होता है तो आप लूप के बाहर आएंगे, वरना आप इनफाइनाइट लूप में एंटर कर जाएंगे, आप लूप के अंदर ही घूमते रहेंगे। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल, यहाँ पर देखो क्या किया है, इंट आई इज इक्वल टू 1, है ना। यहाँ पर भी देखो ये जो इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट है इसको निकाल के हमने बाहर रख दिया, कोई कंडीशन नहीं है, तो सीधे आप लूप के अंदर एंटर कर गए, आपने आई की वैल्यू को प्रिंट कर दिया, आई की वैल्यू प्रिंट हो गई 1। अब आपने चेक किया इफ आई इज इक्वल टू 7, क्या 1 इक्वल टू 7, फॉल्स। फॉल्स है तो ये ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ। अब आपने क्या किया, अब देखो यहाँ पर अपडेशन कंडीशन लगा रखी है, यहाँ जो अपडेशन कंडीशन आती है वो अपडेशन कंडीशन हमने फॉर के अंदर लगा रखी है। कर सकते हैं ऐसा, ये बात ध्यान रखना, जैसे वाइल होता है ना, देखो फॉर बिल्कुल वाइल बना दिया हमने, इनिशियलाइजेशन ऊपर लगा दिया, कंडीशन में यहाँ कुछ लिखा नहीं, लिख सकते थे, बस यहाँ 2 सेमीकोलन लगाने जरूरी है। अब क्या हुआ, अब देखो, तो अब देखो क्या हुआ, आई की वैल्यू 1 थी, यहाँ हमने आई की वैल्यू कितनी कर दी, 2। 2 करते ही फिर दोबारा ऊपर गए, कोई कंडीशन नहीं है, फिर प्रिंट किया, 2 प्रिंट हो गया, फिर देखा 2 इक्वल टू 7, फॉल्स, फॉल्स हुआ तो फिर आई की वैल्यू हो गई। तो ऐसे करते करते आई की वैल्यू मान लो 3 4 5 6 जितनी भी हुई सारी प्रिंट हो गई, है ना। और जब 7 हुई तो 7 भी प्रिंट हो गई, 7 जब आई की वैल्यू 7 हुई तो 7 भी प्रिंट हो गई। अब यहाँ आया, प्रिंट करने के बाद आया 7 इक्वल टू 7, यस दिस इज ट्रू, तो ब्रेक कर दो, तो ब्रेक करके बाहर आ जाएंगे। तो अब ये इनफाइनाइट लूप नहीं है, क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पर ब्रेक भी लगा रखा है और आपने इंक्रीमेंट भी कर रखी है आई की वैल्यू। तो आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होते होते 7 जब पहुंच गई तो 7 तक प्रिंट करके ये बाहर आ जाएगा। ये भी AKTU में आया हुआ क्वेश्चन है। तो बेटा ये बात ध्यान रखनी है कि ब्रेक स्टेटमेंट जो होता है वो एक तरीका है जो कि लूप को टर्मिनेट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं, लेकिन हमेशा जरूरी नहीं है कि ब्रेक स्टेटमेंट लूप को टर्मिनेट कर ही पाएगा। भाई ब्रेक जिस स्टेटमेंट के अंदर है, जिस कंडीशन के अंदर है, अगर वो ट्रू होगी तभी तो वो रन होगा, अदरवाइज वो रन ही नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से आपको ब्रेक स्टेटमेंट की अच्छी अंडरस्टैंडिंग बना के जानी है। ठीक है, एक ये प्रॉब्लम है, ये भी एग्जाम में आई हुई प्रॉब्लम है। इसमें क्या है देखो, मान लीजिए a की वैल्यू है 10, हमने चेक किया a लेस देन 20 वाइल के अंदर, a लेस देन 20 ट्रू है तो हमने a की वैल्यू को प्रिंट कर दिया, क्या आया, वैल्यू ऑफ a इज 10, प्रिंट हो गया। उसके बाद a प्लस प्लस, a की वैल्यू कितनी हो गई 11, देखो ये a है जिसके अंदर 10 था, हमने इसकी वैल्यू को कर दिया 11। अब चेक किया 11 ग्रेटर देन 15, नो दिस इज नॉट ट्रू, नहीं है तो फिर वापस गए, कहाँ गए, 11 लेस देन 20, ट्रू है तो अब यहाँ क्या कर दिया 11 प्रिंट कर दिया, है ना। अब फिर a प्लस प्लस किया, a की वैल्यू कितनी हो गई 12। तो ऐसे करते करते 12 13 14 15 सारे के सारे प्रिंट कर दिए इसने, 12 13 14 15 आके वापस प्रिंट कर दिए, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू कब होगी, जब a की वैल्यू 15 से बड़ी हो जाएगी। तो जैसे ही a की वैल्यू 16 हुई, जैसे ही a की वैल्यू 16 होगी तो ये क्या करेगा, a इज ग्रेटर देन 15, मतलब 16 इज ग्रेटर देन 15, तो आप ब्रेक करके बाहर आ जाओगे, है ना, ब्रेक करके बाहर आ जाओगे। तो ये 10 से लेके 15 तक इसने प्रिंट किया, 15 प्रिंट किया और उसके बाद 16 हुआ, 16 इज ग्रेटर देन 15, तो ब्रेक करके बाहर आ गया। तो ये लूप जो है ये पहले ही टर्मिनेट हो गया। चलना कब तक चाहिए था, 19 तक चलना चाहिए था कंडीशन के हिसाब से, 10 से लेके 19 तक प्रिंट करता, है ना। लेकिन आपने यहाँ कंडीशन लगा रखी है कि जैसे ही a की वैल्यू 15 से बड़ी हो जाए आप ब्रेक करके बाहर चले जाओ। तो इस तरह ब्रेक स्टेटमेंट काम करता है। इसके ऊपर बेस्ड आउटपुट क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाता है, इजी होते हैं, एक बार आप इसको समझ लें तो इसको आराम से चला सकते हैं। ठीक है, फिर है आपका कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रेक स्टेटमेंट की तरह। कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट का काम क्या है, अच्छा लूप कंट्रोल स्टेटमेंट होते क्या है बेसिकली, जो कि लूप की वर्किंग को कंट्रोल करते हैं, कि लूप के अंदर अगर आप एंटर कर गए तो कितनी देर तक आप लूप चलाएंगे, कब जाके आपका लूप टर्मिनेट होगा, किस तरह नेक्स्ट आइट्रेशन आएगी। तो बेसिकली लूप को कंट्रोल करने का काम, मतलब लूप की जो यूजुअल फंक्शनिंग है उसको कंट्रोल करने का काम लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स करते हैं। जैसे ब्रेक क्या कर रहा है, लूप की फंक्शनिंग को कंट्रोल कर रहा है ना, जैसे ब्रेक आएगा लूप टर्मिनेट हो जाएगा।
चाहे कंडीशन फॉल्स हो या ना हो। इसी तरह से कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है, लूप की कि जब भी कंटिन्यू स्टेटमेंट आप एग्जीक्यूट करते हो तो अब वो आपको लूप की बिगिनिंग पे लेके जाता है। वो जो चल रहा है आइट्रेशन उसको स्टॉप कर देता है और लूप की बिगिनिंग पे वापस ले जाता है, बचे हुए स्टेटमेंट बीच में छोड़ देता है। कैसे, देखो एग्जांपल। तो whenever compiler encounters this statement in loop body, the rest of the statements are skipped। उसके बाद के जो स्टेटमेंट्स हैं हम उन्हें स्किप कर देते हैं और लूप की बॉडी पे वापस चले जाते हैं, मतलब उसकी जो इनिशियल स्टेटमेंट है उस पे वापस चले जाते हैं। देखो कैसे, क्या लिखा आपने मेन के अंदर, इंट आई जे इज इक्वल टू 0। ये इंट जे यहाँ भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ कंफ्यूज मत होना कि मैम ने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। हम मान के चल रहे हैं कि जे एक वेरिएबल है जिसको हमने इंटीजर वेरिएबल लिया हुआ है। 0 से लेके 8 तक की हमने कंडीशन लगाई और हम एक एक करके जे की वैल्यू को इंक्रीज करते रहेंगे, ठीक है। अब क्या किया, इफ जे इज इक्वल टू 4, मतलब जे की वैल्यू 4 पर ये कंडीशन चेक कर रहा है और कंटिन्यू स्टेटमेंट रन करेगा, नहीं तो ये जे की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। तो कैसे होगा, देखो सबसे पहले जब जे की वैल्यू 0 है तो क्या हुआ, अंदर आए लूप के अंदर आए, 0 इक्वल टू 4, फॉल्स है तो यहाँ गए, जे को प्रिंट कर दिया, क्या प्रिंट हो गया, 0, है ना, 0 प्रिंट कर दिया। अब अगली बार गए आप, जे की वैल्यू, फिर वापस गए, जे की वैल्यू कितनी हो गई, 1 लेस देन इक्वल टू 8, ट्रू है तो फिर अंदर गए, 1 इक्वल टू 4, फॉल्स है तो फिर ये नहीं चला, फिर यहाँ आ गए, फिर 1 प्रिंट कर दिया। तो इस तरह 0 1 2 3 सारे प्रिंट हो गए, है ना। और जैसे ही जे की वैल्यू 4 हुई, आपने चेक किया जे 4 लेस देन इक्वल टू 8, ट्रू है तो यहाँ आए, 4 इक्वल टू 4, ट्रू हो गया, तो एकदम कंटिन्यू स्टेटमेंट रन होगा और ये जो कंट्रोल होगा ये वापस सीधे लूप की बिगनिंग पर इसको ले जाएगा, मतलब ये जे को प्रिंट नहीं करेगा, अपडेट कर देगा सीधा। तो जो जे की वैल्यू 4 थी, इसने जे को 4 प्रिंट नहीं किया, जे की वैल्यू 5 कर दी सीधा, ये जो स्टेटमेंट है इसको स्किप कर दिया। तो ये काम होता है कंटिन्यू स्टेटमेंट का। जैसे ही कंटिन्यू स्टेटमेंट अपीयर होता है वो लूप के नेक्स्ट आइट्रेशन पे उसको ले जाता है, अपडेट करके अगली बार काम करने लगता है, जो कमिंग जो रनिंग आइट्रेशन है उसको बीच में टर्मिनेट कर देता है। तो अब ये क्या होगा, ये 5 6 ऐसे करके प्रिंट करेगा 8 तक, 6 7 8, 4 जो है वो बीच में स्किप हो जाएगा, ठीक है। ये काम होता है कंटिन्यू स्टेटमेंट का। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, लूप की बिगिनिंग में आ गए आप, आपने कंडीशन चेक की लूप की, अगर कंडीशन ट्रू है कंटिन्यू मिल गया तो फिर वापस लूप की कंडीशन चेक करने पे चले जाओ, नहीं मिला तो रिमेनिंग स्टेटमेंट लूप की एग्जीक्यूट करो, बस ये काम करते रहो। जब लूप की कंडीशन फॉल्स हो जाए तो लूप को छोड़ के चले जाना। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट बेसिकली क्या करता है, जैसे ही आपको कंटिन्यू स्टेटमेंट मिलेगा इमीडिएटली आप लूप की बिगिनिंग पर चले जाएंगे, जैसे ही कंटिन्यू स्टेटमेंट मिला आप लूप की बिगिनिंग पर चले जाओगे, है ना। और यहाँ पर आप अपडेशन भी कर सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हैं, देखो लिख देती हूँ, चलो इसका आउटपुट आएगा 1 2 3 5 6 7 8, ठीक है, ये इसका आउटपुट है। और यहाँ पर आप अगर कंटिन्यू स्टेटमेंट आता है तो अपडेशन स्टेटमेंट लिख सकते हो, अपडेशन करके उसके बाद आप चले जाओ, ठीक है। चलो अब एग्जाम में, अब ये देखो यही एग्जाम्पल है जो मैंने अभी आपको समझाया, इसी को यहाँ इलेबोरेटेड समझा रखा है, तो डिलीट कर देती हूँ ताकि आप लोग अननेसेसरीली कंफ्यूज ना हो। चलिए, तो अब ब्रेक और कंटिन्यू में क्या डिफरेंस है, ब्रेक क्या करता है, कंट्रोल को नेक्स्ट स्टेटमेंट आफ्टर द लूप जो होता है उस पर ले जाता है ना, मतलब लूप के बाहर ले जाता है। कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है, प्रोग्राम की स्टार्टिंग पे ले जाता है अगले आइट्रेशन में चलाने के लिए। ये अर्ली टर्मिनेशन ऑफ द लूप कॉज करता है, अर्ली टर्मिनेशन मतलब जो कंडीशन है उसके फॉल्स होने से पहले ही लूप को टर्मिनेट कर देता है। ये अर्ली एग्जीक्यूशन ऑफ द नेक्स्ट आइट्रेशन करता है, मतलब 4 स्टेटमेंट है लूप के अंदर, 2 स्टेटमेंट के बाद कंटिन्यू मिल गया तो बाकी के बचे हुए 2 जो है वो स्किप हो जाएंगे और आप अगले आइट्रेशन पे पहुंच जाएंगे, इंक्रीमेंट करेंगे वैल्यू को, दोबारा कंडीशन चेक करेंगे, मतलब नेक्स्ट आइट्रेशन रन करने लगेंगे, लूप की बॉडी को कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो वो काम कौन करता है, कंटिन्यू, ठीक है। ब्रेक जो है वो स्विच के साथ भी यूज कर लेते हैं, कंटिन्यू सिर्फ और सिर्फ लूप के अंदर यूज होता है। ये इनमें डिफरेंस है, आप इनकी डेफिनेशन और एग्जांपल के साथ भी इसको समझा सकते हैं, ठीक है बेटा। अब देखिए कुछ लूप के ऊपर बेस्ड 1-2 प्रोग्राम्स है जो मैं करवा रही हूँ जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी प्रोग्रामिंग को लेके बने, ताकि कोई प्रोग्राम आप पढ़ें तो आपको समझ में आने लगे। देखिए, ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to n, 1 से लेके n तक के सारे नेचुरल नंबर को हमें ऐड करना है, तो हमें क्या करना है, लूप के अंदर हम ये काम करेंगे, है ना। किस तरह करेंगे, देखो ध्यान से समझना। सबसे पहले हमने क्या किया, हैश इंक्लूड stdio.h, क्या किया, ये हेडर फाइल है जिसको हम इंक्लूड करते हैं, क्योंकि इस हेडर फाइल के अंदर ही वो सारे फंक्शंस है, इनबिल्ट फंक्शन है, printf जो कि आउटपुट देने का काम करता है, scanf जो इनपुट एक्सेप्ट करता है, ये सारे फंक्शन इस हेडर फाइल के अंदर है।
इसलिए जब भी हम अपना प्रोग्राम लिखते हैं तो सबसे पहले इस हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लिखते हैं मेन। मेन एक स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सी प्रोग्राम होता है, हमेशा मेन आपको लिखना ही लिखना है। इंट मेन लिखा आपने, उसके बाद इंट एन आई एस इज इक्वल टू 0। एन क्या है? वो नंबर है। हाउ मेनी नंबर्स यू वांट टू ऐड, टोटल कितने नंबर आपको ऐड करने हैं। हम कह रहे हैं हमें शुरू के 5 नंबर ऐड करने हैं, 4 नंबर, मान लो मैंने एन की वैल्यू 3 ले रखी है, मतलब पहले 3 नेचुरल नंबर मुझे ऐड करने हैं, 1 + 2 + 3, इसका प्रोग्राम मैं बना रही हूँ। तो एन की वैल्यू जो भी यूजर देगा उसके हिसाब से हमारा प्रोग्राम काम करेगा। आई वो लूप काउंटर है जो लूप चलाने का काम करेगा। इनिशियल वेरिएबल मैंने लिया जिसको मैंने शुरू में 0 से इनिशियलाइज किया। क्यों किया? क्योंकि इसके अंदर हम एक एक करके सारे वेरिएबल्स की वैल्यू को ऐड करेंगे, सारे नंबर्स को ऐड करेंगे। तो जब भी आपको इस तरह एक कोई ऐसा काम करना है जहां पर एक ही वेरिएबल के अंदर आपको मल्टीपल टाइम एडिशन ऑपरेशन कराना है, उस वेरिएबल को आप 0 से पहले इनिशियलाइज करते हैं ताकि उसकी इनिशियल वैल्यू जो है वो 0 बनी जा सके। कैसे, क्यों ऐसा होता है? स्टोरेज क्लास पढ़ी थी ना आपने, वहां पर हमने ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास, ये देखो लोकल वेरिएबल है। जितने भी ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास के वेरिएबल होते हैं उनकी बाय डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू गार्बेज वैल्यू होती है। तो अगर मैं खाली s लिख दूं तो s को जब मेमोरी मिलेगी तो उसके अंदर कोई वैल्यू जाके स्टोर हो जाएगी। क्या वैल्यू स्टोर होगी मुझे भी नहीं पता, है ना। लेकिन अगर हम s के अंदर कोई वैल्यू ऐड कर करके डालना चाहते हैं तो हमें पहले s को खाली करना पड़ेगा, उसको 0 बनाना पड़ेगा। अब मान लो s के अंदर 10 जाके स्टोर हो गया और मैं कह रही हूँ मुझे 1 + 2 s के अंदर डालना है, तो वो तो 10 में 1 + 2 करेगा, 0 में थोड़ी करेगा, है ना। तो बस इसलिए जिस भी वेरिएबल में आपको एडिशन कराना है किसी चीज का, क्यूमुलेटिव एडिशन कराना है, उसको आप इनिशियली 0 से इनिशियलाइज करते हैं। तो देखो क्या हुआ, सबसे पहले हमने पूछ लिया कितने नेचुरल नंबर्स को ऐड करना है, तो स्कैनफ से हमने n की वैल्यू को इनपुट करा लिया, पता चल गया हमें कितने नंबर ऐड होने हैं। अब हमने क्या किया, लूप चलाया, लूप की वैल्यू को हमने 1 से लेके n तक चला दिया, इनिशियलाइज किया 1 और चला दिया n तक। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर जो है वो 1 से शुरू होते हैं, तो i की वैल्यू 1 से लेके n तक ये लूप चलेगा और हर बार i की वैल्यू को प्लस प्लस करता रहेगा और बस उसके अंदर हम एक एक i की वैल्यू को s के अंदर ऐड करते रहेंगे। एग्जाम्पल से समझो, मान लो n की वैल्यू 3 है, ठीक है, तो पहली बार में लूप चला, i की वैल्यू 1 है। जब आप यहाँ आए, i की वैल्यू 1 है, ट्रू है, कंडीशन चेक की, ट्रू है तो आप अंदर आए, s इज इक्वल टू s प्लस आई, s की वैल्यू अभी कितनी है 0 + 1, है ना, i की वैल्यू 1 है तो s की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई, s की वैल्यू यहाँ से 1 हो गई, ठीक। उसके बाद आप वापस गए, आई की वैल्यू आपने कितनी कर दी 2, आप नेक्स्ट आइट्रेशन में आ गए, अगली बार आपने फिर दोबारा चेक किया 2 ≤ 3, ट्रू है तो फिर आपने s में वो ऐड कर दी, s इज इक्वल टू s प्लस आई, s की अभी लेटेस्ट वैल्यू कितनी है 1, एक ही वेरिएबल है उसी की वैल्यू अपडेट कर रहे हैं, 1 + 2, 2 ऐड किया, कितनी वैल्यू हो गई 3, तो देखो 1 और 2 ऐड हो गया ना, s के अंदर आ गया। अब फिर दोबारा ये लूप बॉडी खत्म, फिर दोबारा आप इसकी बिगनिंग पे गए, फिर i प्लस प्लस किया, i की वैल्यू कितनी हो गई 3 है, फिर आप यहाँ आए नेक्स्ट आइट्रेशन में, 3 इज लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू है तो फिर गए, s इज इक्वल टू s प्लस आई, s इज इक्वल टू s प्लस आई, s की वैल्यू कितनी है 3, i की वैल्यू भी 3 + 3 कितना हो गया 6 और i की वैल्यू फिर बस ये लूप खत्म। उसके बाद फिर आपने i की वैल्यू इंक्रीमेंट की, फिर कंडीशन चेक की, अब कंडीशन फॉल्स हो गई, 4 लेस देन इक्वल टू 3 फॉल्स हो गया ना, तो जैसे ही फॉल्स हुआ आप बाहर आ गए, s की वैल्यू आपको फाइनली कितनी मिल गई 6, वो आपने बाहर आके प्रिंट करा दी लूप के बाहर। देखो कंडीशन फॉल्स हुई, आप लूप के बाहर आए और बाहर आके आपने सम की वैल्यू को प्रिंट कर दिया s की वैल्यू को। तो क्या हुआ 1 + 2 + 3, i की वैल्यू पहले 1 फिर 2 फिर 3, तीनों एक एक करके s में हम ऐड करते चले गए, तो ये टोटल 6 जो है ये हमारा रिजल्ट आ गया। इस तरह से लूप्स काम करते हैं। इसके ऊपर बेस्ड कोई छोटा मोटा प्रोग्राम आपसे कोई पूछ ले तो आप आराम से बना सकते हैं, ठीक है। ये इसका फ्लो चार्ट है, लूप के फ्लो चार्ट कैसे बनाते हैं ये सीखो। सबसे पहले हमने क्या किया, स्टार्ट किया, फिर n को इनपुट करा लिया कितने नंबर प्रिंट करने हैं, s और i को इनिशियलाइज कराया, s को 0 से i को 1 से, उसके बाद कंडीशन चेक की, अगर कंडीशन ट्रू है तो s इज इक्वल टू s प्लस आई करो, i प्लस प्लस करो और फिर दोबारा कंडीशन चेक करो, यही तो लूप लिखा है हमने, इनिशियलाइज एक बार कराओ और फिर लूप में घूमते रहो, है ना, और जैसे कंडीशन फॉल्स हो जाए s की वैल्यू को प्रिंट करो और एंड कर दो। तो ये इसका फ्लो चार्ट हो गया। इस तरह से ये जो मैंने आपको भी कराया इसके ऊपर बेस्ड कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका, ठीक है, काफी बार एग्जाम में ये आया है। नेचुरल नंबर 1 से लेके n तक का सम बहुत इजी है, ये एक बेसिक कंसेप्ट होता है, इसी को आप मल्टीपल तरीके से पढ़ेंगे तो अलग अलग छोटी छोटी चीजें ऐड हो जाती हैं, बेसिक प्रोग्रामिंग स्किल्स वही रहती है, ठीक है। अब एक प्रोग्राम है, इसमें हम क्या करेंगे, हम किसी भी नंबर का रिवर्स फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि कोई नंबर हमें दिया हुआ है उस नंबर को रिवर्स कर दो, रिवर्स प्रिंट नहीं करना, नंबर को ही रिवर्स करना है। मतलब क्या हुआ कि जैसे n की वैल्यू मान लो 513 है, अब मुझे कुछ ऐसा कोड लिखना है कि ये जो नंबर है ये उल्टा हो जाए, मतलब 315 हो जाए, 315 रिवर्स हो जाए इसकी वैल्यू।
कैसे करेंगे इसके लिए? सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, देखो लॉजिक क्या है, लॉजिक समझो। नंबर की लास्ट डिजिट क्या है, फर्स्ट मतलब इधर से लेके इधर से जो यूनिट प्लेस की डिजिट है वो क्या है, 3 है। अगर मैं किसी तरीके से इसकी 3 डिजिट निकाल लूं, मतलब मैं इसकी लास्ट डिजिट किसी तरह से निकाल लूं, याद करो हमने क्या करा था, अगर मैं मान लीजिए बस नंबर का मैंने प्रोग्राम बनाया था यूनिट 2 में, तब मैंने बताया था आपको कि अगर हम किसी भी नंबर की यूनिट प्लेस के डिजिट निकालना चाहते हैं या लास्ट डिजिट निकालना चाहते हैं, तो उस केस में अगर मैं उस नंबर को 10 से डिवाइड कर दूं तो जो रिमाइंडर मिलेगा वो मुझे उसकी लास्ट डिजिट मिलेगी, है ना। तो अगर मैं किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड कर दूं तो जो रिमाइंडर मिलेगा वो मुझे उसकी लास्ट डिजिट मिल जाएगी। तो मैं डिजिट में 10 से डिवाइड करूं नंबर को, जो भी मुझे मिला उसे मैं स्टोर कर लूं। तो मान लो मुझे 3 मिल गया इस नंबर से। अब 3 को मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मिला, 30 मिला। अगली बार अब मुझे क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो अब मैंने क्या करना है, 30 प्लस 1, ये जो डिजिट मिली है क्या आ गया, 31, है ना। अब इस 30 को 31 इंटू 10 क्या मिला मुझे, 310। इसमें ये वाली डिजिट ऐड कर दो, 310 प्लस 5 क्या आ गया, 315। तो ये लॉजिक है। हम क्या करेंगे, पहले एक एक डिजिट को निकालेंगे, उसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर अगली डिजिट में उसे ऐड कर देंगे, फिर उसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगली डिजिट में ऐड कर देंगे। इस तरह से ये काम हम करते रहते हैं। और ऐसे जब हम लूप के अंदर करते हैं, कब तक, जब तक ये नंबर हमारा टर्मिनेट नहीं हो जाता। तो अब देखो जरा इस प्रोग्राम से समझो, सारा समझ में आएगा। एक एग्जांपल है 513, इसी से मैंने ये समझा रखा है। और ये क्यों समझा रखा है, क्योंकि पैलिंड्रोम नंबर का प्रोग्राम इंपॉर्टेंट है और वो रिवर्स के ऊपर बेस्ड है। तो आपको ये समझ में आ गया तो पैलिंड्रोम नंबर का प्रोग्राम कुछ नहीं है, बस इसी में 2 लाइन ऐड करनी है। ठीक है, देखो कैसे होगा। आपने सबसे पहले एक नंबर लिया n, वेरिएबल लिया जिसके अंदर हम नंबर स्टोर कराएंगे, d डिजिट स्टोर कराने के लिए है, और रिवर्स एक वेरिएबल है जिसको हमने इनिशियली 0 से इनिशियलाइज कर दिया, क्योंकि इसमें भी हम प्लस प्लस करके चीजें डालेंगे, तो हमने इसको शुरू में एम्प्टी करके रखा हुआ है। ठीक है, अब हमने यूजर से नंबर इनपुट करा लिया, कौन से नंबर को का रिवर्स निकालना है। तो यूजर ने बता दिया n का रिवर्स निकालना है, तो n को हमने प्रिंटफ स्कैनफ करके इनपुट करा लिया। अब ये मेन कोड है, उस नंबर को रिवर्स करने का मेन कोड लॉजिक जो है वो ये है, क्या है, वाइल n ग्रेटर 0, जब तक नंबर 0 से बड़ा रहे। इस कंडीशन को हम ये लिख सकते हैं n नॉट इक्वल टू 0, एक ही बात है, चाहे जब तक नंबर 0 ना हो जाए या जब तक 0 से बड़ा रहे, तब तक हमें क्या करना है, d इज इक्वल टू n मॉड्यूलस 10, डिजिट निकालो, उसके बाद रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स इंटू 10 प्लस डी, 10 से मल्टीप्लाई करके डिजिट को उसमें ऐड करो और फिर अगली बार डिजिट निकालने के लिए नंबर को 10 से डिवाइड कर दो। यहां से समझो, ये इसका ड्राई रन है, इससे आपको पूरा प्रोग्राम समझ में आएगा किस तरह से काम करना है। देखो मान लो नंबर है 513, इस नंबर के ऊपर मुझे काम करना है, इसका मुझे रिवर्स निकालना है। सबसे पहले मैंने कंडीशन चेक की, 513 ग्रेटर देन 0, ट्रू, ट्रू है तो हम कहाँ गए, चलो मैं इसे हटा देती हूँ, ये बात तो समझ में आ गई होगी ना। अब देखो देखो 513 इज ग्रेटर देन 0, ट्रू, ट्रू है तो डिजिट निकालो, n मॉडुलस 10, 513 को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 3, 3 बचा, डिजिट की वैल्यू 3 आ गई। अब रन किया, रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स इंटू 10 प्लस डी, रिवर्स की वैल्यू इनिशियली क्या है, 0, 0 इंटू 10 प्लस डी, डी क्या है 3, तो क्या आ गया 3, ये 0 से 10 को मल्टीप्लाई किया तो 0 हो गया, तो रिवर्स की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। ठीक है, अब क्या किया, n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 10, n डिवाइडेड बाय 10, जब मैं 513 को 10 से डिवाइड करूं तो क्या आएगा 51.3, लेकिन इंटीजर टू इंटीजर डिवीजन में इंटीजर वैल्यू आती है, तो क्या आ गया 51। अब अगली बार फिर आप लूप के अंदर गए, फिर आपने चेक किया 51 इज ग्रेटर देन 0, ट्रू, अब n की वैल्यू नहीं क्या है 51, फिर ट्रू है, फिर आप गए डिजिट निकाली, n को आपने 10 से फिर डिवाइड किया, 51 को 10 से डिवाइड किया, आपको 1 मिल गया। हर बार एक डिजिट नहीं निकालनी है ना, तो बस नंबर को 10 से डिवाइड करते रहो, नंबर की एक डिजिट हटती रहेगी। लॉजिक क्या है, आपने पहले एक डिजिट निकाल ली, उसके बाद जो डिजिट निकल गई उसे हटा दो और अगले डिजिट निकालने के लिए उसे यूनिट प्लेस पे लेके आओ। उसे यूनिट प्लेस पे कैसे लेके आओगे, नंबर को 10 से डिवाइड कर दो, वो डिजिट रिमूव हो जाएगी अपने आप। अगर आपको नंबर की लास्ट डिजिट, ये नंबर की लास्ट डिजिट है, ये यूज करनी है, तो आप मॉड्यूलो डिवीजन ऑपरेटर लगा के इसे किसी डिजिट वेरिएबल में निकाल लो। और अगर आपको ये हटानी है तो आप नंबर को 10 से डिवाइड कर दो, सिंपल सीधी बात है ना। तो आपने यहाँ क्या किया, 1 निकाल लिया। अब रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स इंटू 10 प्लस डी, रिवर्स की वैल्यू कितनी है 3, 3 इंटू 10 प्लस 1 कितना आ गया 31, तो देखो 31 मिल गया, है ना। तो अब क्या करोगे, अब नंबर को 10 से फिर डिवाइड कर दो, नंबर क्या है 51, 51 डिवाइडेड बाय 10 क्या आ गया 5, अब नंबर की वैल्यू कितनी हो गई 5, n की वैल्यू हो गई 5, 5 ग्रेटर देन 0,
ट्रू, ट्रू है तो फिर अंदर आए, फिर डिजिट निकाली। कैसे? 5 को 10 से डिवाइड करो, मॉड्यूलर डिवीजन लगा दिया, रिमाइंडर क्या बचा? 5 ही बचा। रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स इंटू 10 प्लस डी, रिवर्स की वैल्यू अभी कितनी है? 31, 31 इंटू 10 प्लस 5, 315, तो देखो हो गया रिवर्स। अब नंबर को 10 से डिवाइड करो, 5 को 10 से डिवाइड करोगे क्या आएगा? 0.5, इंटीजर क्या बना? 0, तो बस आप यहाँ गए, n ग्रेटर देन 0, कंडीशन फॉल्स हो गई, लूप के बाहर आ गए और आपने रिवर्स की जो वैल्यू है वो फाइनली प्रिंट कर दी। ठीक है, तो रिवर्स करने के लिए कोड क्या है? इसको याद रख लो, बाय हार्ट याद रख लो। जब तक नंबर 0 नहीं हो जाता तब तक एक एक डिजिट निकालो, उस डिजिट को रिवर्स इंटू 10 प्लस डी करके रिवर्स नया कैलकुलेट करो और फिर अगली डिजिट निकालने के लिए n इज इक्वल टू n/10 कर दो। बस इतना कोड आपको याद रखना है। ये मल्टीपल टाइम कब तक चलता है? जितने भी डिजिट का नंबर हो, जब तक नंबर 0 नहीं हो जाता तब तक ये चलता रहेगा और जैसे लूप टर्मिनेट होगा ये उसका रिवर्स जो होगा उसे प्रिंट कर देगा। ठीक है, बस इस तरह से काम करोगे। इसी प्रोग्राम में जरा से चेंज कर दूं तो सम ऑफ डिजिट का प्रोग्राम बन जाएगा। वहां पर क्या हो जाएगा? अगर मान लो मैं इसे हटा दूं, मैं बता रही हूँ, फिर मैं इसको रिमूव कर दूंगी। अगर मैं इसी चीज को लिख दूं s इज इक्वल टू एस प्लस डी, तो क्या होगा? s इज इक्वल टू एस की वैल्यू यहां लिख दूं s, तो s इज इक्वल टू 0, तो मतलब ये जितनी भी डिजिट हैं इस नंबर में उन सबका सम निकाल देगा। इसी कोड से हम ये वाला काम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बस आपको ये आना चाहिए कि एग्जैक्टली हम कर क्या रहे हैं। ये जो कोड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल प्रोग्राम्स में यूज होता है, इसको ध्यान से समझ लेना। अब ये इसका एल्गोरिथम है, कैसे? स्टार्ट करो, रिवर्स को 0 से इनिशियलाइज करो, इनपुट कर लो n को और स्टेप नंबर 5, 6, 7 को तब तक रिपीट करो जब तक n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। ये आपने लूप के स्टेटमेंट लिख दिए और उसके बाद प्रिंट कर दो और एंड कर दो। बस इस तरह एल्गोरिथम लिखने को आए तो इस तरह आप एल्गोरिथम लिख सकते हैं किसी भी लूप वाले प्रोग्राम का। अब इसको देखो फ्लो चार्ट कैसे बनाओगे? स्टार्ट करो, रिवर्स को 0 करो, इनपुट करो, कंडीशन ट्रू है तो ये सारे काम करो, लूप में घूमते रहो, जैसे कंडीशन फॉल्स हो रिवर्स को प्रिंट करो और एंड कर दो। तो ये इसका फ्लो चार्ट हो गया। सिंपल सिंपल सिंपल। ठीक है, जो जो आपने लिख रखा है, जैसे जैसे लिख रखा है उसका उस तरह फ्लो चार्टिंग आप करते चले जाइए। फिर आपका नंबर पैलिंड्रोम है या नहीं? अब देखो मैंने क्यों बताया था, ये जो पैलिंड्रोम नंबर होते हैं वो कौन से नंबर होते हैं? ऐसे नंबर जिनको रिवर्स करने पर भी सेम नंबर मिले, ऐसे नंबर्स को हम पैलिंड्रोम कहते हैं। मतलब क्या हुआ? मैंने लिखा नंबर 5225, इस नंबर को रिवर्स करो, उल्टा करो, तो 5225 सेम नंबर मिला, ऐसे नंबर को पैलिंड्रोम नंबर कहा जाता है। तो बताओ कैसे बनाएंगे प्रोग्राम? बहुत सीधी बात है, जो भी नंबर है उस नंबर का रिवर्स निकाल लो, है ना, और रिवर्स निकालने के बाद लूप खत्म जब हो जाए तो कंपेयर करके देख लो, अगर वो रिवर्स ओरिजिनल नंबर के बराबर है, इफ कंडीशन लगा दो, अगर वो रिवर्स ओरिजिनल नंबर के बराबर आया, सेम आया दोनों, तो पैलिंड्रोम है, वरना पैलिंड्रोम नहीं है। बस सिंपल इतना एग्जांपल आपको याद रखना है। भाई ये जो कोड हमने लिखा, भाई ये हमने रिवर्स निकाल लिया, रिवर्स निकालने के बाद में चेक कर लो कि रिवर्स के बराबर ओरिजिनल नंबर है या नहीं। बस अब एक बात आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, वो क्या? यहां पर देखो, यहां पर देखो, देखो बेटा ये सेम वही कोड है, देखो इस कोड में कोई फर्क नहीं है, इसीलिए रिवर्स वाला प्रोग्राम मैंने बताया। सिर्फ एक ये नई लाइन मैंने यहाँ पर ऐड की है, इसको जरा ध्यान से समझना, और ये कोड यहाँ पर ऐड हुआ है। क्या है? देखो ये वो नंबर है जिसका रिवर्स निकालना है, रिवर्स इज इक्वल टू 0 डी, और एक नया टेम्प वेरिएबल हमने यहाँ पर रख लिया। इस टेम्प वेरिएबल को लेने का रीजन समझ लो क्या होता है। देखो जब हम इस नंबर का रिवर्स निकालेंगे तो इस लूप के अंदर जब हम रिवर्स निकालते हैं तो ये लूप कब तक चलता है? जब तक n की वैल्यू 0 नहीं हो जाती। तो इसका मतलब अगर मैं इस लूप के बाहर आऊं तो इस लूप के बाहर n की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी? 0 मिलेगी ना। भाई n की वैल्यू 0 पर ही तो बाहर आए हैं हम। तो अगर मैं इसके बाहर आके रिवर्स से इसकी वैल्यू को कंपेयर करूं तो इसका मतलब हम तो हर बार 0 से कंपेयर कर रहे हैं, ओरिजिनल नंबर तो हमारे पास है ही नहीं। भाई आप तो ओरिजिनल उसी नंबर के ऊपर काम कर करके उसको रिड्यूस कर करके 0 पे ला रहे हो ना, तो फिर आप कंपेयर किस नंबर से करोगे? तो उस काम को करने के लिए हमने यहाँ पर एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लिया, टेम्प नाम सा। अब जो भी आपने नंबर इनपुट कराया उस नंबर को आपने टेम्परेरी वेरिएबल के अंदर कॉपी करके रख लिया, मतलब आपने इसकी कॉपी बना ली, है ना। और बस अब इसकी कॉपी पे आपने नंबर के ऊपर काम किया। जब रिवर्स की वैल्यू कैलकुलेट हो गई तो उसके बाद लूप के बाहर आके अपने रिवर्स की वैल्यू को टेम्प के साथ कंपेयर किया, क्योंकि टेम्प में ओरिजिनल वैल्यू है नंबर की वैल्यू तो आपने यहाँ पर 0 कर दी, लेकिन उसकी जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो आपने टेम्प में स्टोर कर ली थी ना, उससे आपने ऐसे कंपेयर कर दिया। अगर रिवर्स ऑफ द नंबर टेम्प के बराबर है तो नंबर पैलिंड्रोम है, नहीं तो नंबर पैलिंड्रोम नहीं है। बस वही एक सेम 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 प्रोग्राम है, बस यहाँ पर टेम्प इज इक्वल टू n लिखा है और यहाँ मैंने ये रिवर्स वाला कोड अलग से चेक करने के लिए नेचुरली लिखना पड़ेगा कि रिवर्स करने के बाद अगर वही नंबर है तो पैलिंड्रोम है, नहीं तो नहीं है। इफ एल्स आपने यहाँ पर लगा दिया।
बस इसको यहाँ पर एग्जीक्यूट करके मैंने दिखा रहा, मुझे नहीं लगता यहाँ एग्जीक्यूशन की रिक्वायरमेंट है आपको। जैसे यहाँ पर मान लीजिए n की वैल्यू किसी ने 525 दी, तो आपने टेम्प में 525 कॉपी करके रख लिया, और जब आपने काम किया लास्ट में तो आपने n की वैल्यू तो 0 हो गई, लेकिन टेम्प में 525 बना रहा, बस उससे आपने कंपेयर कर दिया नेचुरली। ठीक है, अब ये इसका एल्गोरिथम है सेम जैसे हमने अभी लिखा था पहला रिवर्स वाला, ऐसे इसका एल्गोरिथम है। कैसे है देखो, सबसे पहले स्टार्ट किया, रिवर्स को 0 से इनिशियलाइज किया, नंबर को इनपुट कराया, उसको कॉपी कर दिया टेम्प के अंदर, 6 7 8 ये जो स्टेप्स हैं इनको रिपीट किया कब तक, जब तक n 0 नहीं हो जाता। ये लूप की बॉडी है, लूप के बाहर आपने ये कंडीशन चेक कर ली, बस आपने इसको चेक कर दिया। इसका ये फ्लो चार्ट है, आपने स्टार्ट किया, रिवर्स को 0 से इनिशियलाइज किया, इनपुट किया, कॉपी किया, जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक आप काम करते रहिए, फॉल्स करते ही आपने रिवर्स और टेम्प को कंपेयर कर लिया, ट्रू है तो पैलिंड्रोम है, एंड कर दिया, फॉल्स है तो पैलिंड्रोम नहीं है और फिर एंड कर दिया। इस तरह इसका फ्लो चार्ट बना सकते हैं। तो ये जो फ्लो चार्ट है ना, ये बनाने का मेरा क्या रीजन है, एक तो ये जो पैलिंड्रोम नंबर और रिवर्स ये फ्लो चार्ट एल्गोरिथम पूछे जा चुके हैं एग्जाम में कई बार। दूसरा, इनसे आपको लूप के अंदर जो एल्गोरिथम फ्लो चार्ट बनाते हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, किस तरह से हम इनको लिख सकते हैं। फिर तीसरा आता है आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर कौन सा नंबर होता है, ध्यान से समझना, ऐसे नंबर जिसमें हर एक नंबर, जैसे मान लो मैंने 153 एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, इसका एग्जांपल लिया हुआ है, इसमें क्या करेंगे, इंडिविजुअल डिजिट्स निकालो। 153 ये 3 डिजिट है, हर एक डिजिट की कितनी पावर लगानी है, जितनी नंबर ऑफ डिजिट्स है, इसमें कितनी नंबर ऑफ डिजिट है 3, तो हर एक डिजिट की उतनी पावर चढ़ा दो, 1 क्यूब 5 क्यूब 3 क्यूब, उतनी पावर आपने हर एक डिजिट की लगा दी और फिर उन सबको जोड़ दिया, तो क्या आया 153। ऐसे नंबर को आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर कहते हैं जिसकी इंडिविजुअल डिजिट्स का पावर नंबर ऑफ डिजिट करने पर, उन्हें ऐड करने पर सबको सेम नंबर मिले, ऐसे नंबर को हम आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर कहेंगे। तो हमें क्या करना है बताओ, क्या लॉजिक है इसका। सबसे पहले हम, अगर मैं जो प्रोग्राम करा रही हूँ उसमें मैं 3 डिजिट नंबर के हिसाब से करा रही हूँ, हमने पहले मान रखा है 3 डिजिट नंबर है। अगर आपको एग्जाम में 4 डिजिट का नंबर 5 डिजिट का नंबर लिया हो तो आप उतनी पावर उसकी लगा देना या उतनी बार उसे मल्टीप्लाई कर देना, बात तो एक ही है। तो अब मैंने 3 डिजिट नंबर के हिसाब से यहाँ पर ये कोड बनाया है, ठीक है, और मैं लिख देती हूँ आर्मस्ट्रॉन्ग और 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर है। चलिए देखिए क्या करेंगे, बहुत सिंपल है बिल्कुल, क्योंकि आर्मस्ट्रॉन्ग चेक करना है तो क्या मतलब हुआ, पहले आप नंबर आपको दिया उसकी इंडिविजुअल डिजिट्स का क्यूब निकाल के सबको ऐड कर दो और लास्ट में आप चेक कर लो कि वो ओरिजिनल नंबर के बराबर है या नहीं। तो लास्ट वाला कोड तो देखो सेम है जो पैलिंड्रोम वाला था, कोई चेंज ही नहीं है इसमें, तो सेम है, s इज इक्वल टू 10 तो आर्मस्ट्रॉन्ग है, नहीं तो आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं है ना, सेम कोड है। इससे पहले आपने क्या किया, नंबर को इनपुट करा लिया, सम को 0 से इनिशियलाइज कर दिया, डिजिट के लिए d निकाला और टेम्प ले लिया जिसमें हम नंबर को स्टोर करा के रखेंगे। यूजर से नंबर को इनपुट करा लो और उस नंबर को टेम्प वेरिएबल के अंदर सेव करके पहले से रख लो, क्योंकि हम जो भी ऑपरेशन करेंगे उसमें नंबर को हम 0 कर देंगे, है ना। बस अब क्या करना है, जब तक नंबर 0 ना हो जाए तब तक डिजिट निकालो, उसकी एक एक डिजिट निकालते रहो और उस डिजिट को s इज इक्वल टू s प्लस d इंटू डी, मतलब डिजिट का क्यूब। देखो 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया, क्यूब आ गया उसका अपने आप, तो डिजिट का क्यूब कर दिया, s में ऐड कर दिया और n इज इक्वल टू n अपॉन 10 करते रहे। तो जब तक ये लूप चलेगा हर बार क्या होगा, जो भी नंबर है उसकी तीनों डिजिट्स का क्यूब निकल जाएगा। जब ये लूप खत्म हो जाएगा तो आप जो भी वैल्यू s की आई उसे 10 से कंपेयर करके देख लो, अगर ये दोनों सेम है तो नेचुरली वो नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग है, नहीं तो नहीं है। चलो अब इस एग्जाम्पल पे चेक करके देखो, n की वैल्यू 153 है, सबसे पहले गए 153 ग्रेटर देन 0, ट्रू है तो d की वैल्यू निकाली, d क्या आ गया 3, पहली डिजिट 153 की पहली डिजिट निकल गई, है ना। s में ऐसे प्लस s की वैल्यू क्या है 0 प्लस 3 इंटू 3 इंटू 3, तो s में 3 क्यूब आ गया, दिखाने के लिए दिखा रखा है मैंने, 3 क्यूब आ गया। अब अगली बार मुझे क्या चाहिए 5 चाहिए, तो कैसे निकालेंगे, n को 10 से डिवाइड कर दो, 153 को 10 से डिवाइड किया, क्या आया 15। अगले इटरेशन में आए 15 इज ग्रेटर देन 0, ट्रू है तो फिर डिजिट निकालो, 5 निकल गई। अब s इज इक्वल टू s प्लस डी इंटू डी, s कितना है 3 क्यूब प्लस 5 इंटू 5 इंटू 5, s क्या आ गया 3 क्यूब प्लस 5 क्यूब, है ना। अब फिर n को 10 से डिवाइड कर दिया, 15 को 10 से डिवाइड करके क्या मिला 1.5, मतलब खाली 1, फिर गए 1 ग्रेटर देन 0, ट्रू है तो फिर नीचे आए, d की वैल्यू फिर चेक की, क्या हुआ d इज 1, s इज इक्वल टू s प्लस s की वैल्यू कितनी है 3 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस 1 क्यूब, तो देखो s में सारा आ गया, तीनों डिजिट्स का क्यूब ऐड होके आ गया, n इज इक्वल टू n अपॉन 10, n की वैल्यू कितनी है 1, 10 से डिवाइड किया 0.1, खाली 0 रह गया, कंडीशन फॉल्स हो गई, बाहर आ गया, n की वैल्यू 0 हो चुकी, लेकिन टेम्प तो 0 नहीं हुआ, टेम्प पे तो 153 है। आपने इस टेम्प से इस s की वैल्यू को कंपेयर करा के देख लिया, दोनों सेम है तो नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग है, नहीं तो नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग
नहीं है। बस सिंपल इस तरह से आप कर सकते हैं। तो आप ये देखिए, ये जो कोड है ये कितने काम की चीज है ना? पैलिंड्रोम में, रिवर्स में बस जरा से तो चेंज किया था। ये सम ऑफ डिजिट में भी आप इसी को यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप, प्रोग्रामिंग मुश्किल नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके रिवर्स कैलकुलेट करना, आर्मस्ट्रॉन्ग कैलकुलेट करना, पैलिंड्रोम कैलकुलेट करना, जो कि आपको आने ही आने चाहिए हर हाल में। ठीक है, ये इसका एल्गोरिथम है। देखो क्या कर रहे हैं इसमें। सबसे पहले आपने इनिशियलाइज कर दिया, सेम एल्गोरिथम है जैसे पैलिंड्रोम का था। इनपुट कराया, टेम्प में वैल्यू को स्टोर किया, फिर ये लूप चला दिया और लूप के बाद कंपेयर करके देख लिया। ऐसे इसका जो फ्लो चार्ट था वो फ्लो चार्ट हमने बना दिया। टेम्प में कॉपी किया, नंबर अगर ग्रेटर देन 0 है तब तक ये लूप चलाते रहे, जैसे कंडीशन फॉल्स हुई टेम्प से कंपेयर किया, ट्रू है तो आर्मस्ट्रॉन्ग है, नहीं तो आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये सारे के सारे जो कोड हैं, ये बेसिक जो कोड है, इनको आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्राइम नंबर चेक करने का प्रोग्राम। आपको एक नंबर गिवन होगा और आपको चेक करना है कि वो नंबर प्राइम है या नहीं। तो क्या होता है प्राइम नंबर? वो नंबर जो या तो 1 से डिविजिबल हो या फिर अपने आप से डिविजिबल हो। इसके अलावा किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो, कोई भी नंबर अगर हम डिविजिबिलिटी चेक करते हैं तो कहाँ तक चेक करें? मान लो मुझे चेक करना है कि 7 प्राइम है या नहीं, तो मैं कहाँ से कहाँ तक चेक करूं? 0 से लेके, 0 से तो चेक करना ही नहीं है, 1 से लेके या 2 से लेके, 1 से सब डिविजिबल है। प्राइम के लिए क्या कहते हैं कि 1 से डिविजिबल हो या फिर अपने आप से डिविजिबल हो। तो इसका मतलब 2 से लेके उस नंबर के आधे तक से अगर मैं चेक कर लूं, जैसे मान लो मुझे 8 से चेक करना है 8 प्राइम है या नहीं, तो मैं 2 से लेके 4 तक इन सारे नंबर से चेक कर लूं। अगर इनमें से किसी से भी डिविजिबल है तो नंबर प्राइम नहीं है ना? तो इसका मतलब उस नंबर के हाफ तक हम एक लूप चलाएंगे और सबसे उसे डिवाइड कर करके देखेंगे। अगर कहीं पर भी डिवाइड हो जाता है और हमें लगा कि नंबर अगर मान लो 2 से डिवाइड हो गया, तो क्या फिर वो 3 से, 4 से, 5 से चेक करने की रिक्वायरमेंट है? नहीं है। ठीक है, तो प्राइम नंबर के प्रोग्राम में क्या करेंगे? सबसे पहले हमने एक नंबर लिया n और प्राइम में एक वेरिएबल ले लिया जिसको हमने शुरू में 1 से इनिशियलाइज कर लिया। मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि नंबर प्राइम है। ठीक है, एक प्राइम वेरिएबल मैंने ले लिया जिसमें मैंने उसको 1 से बना दिया। अगर नंबर प्राइम नहीं होगा, मतलब वो किसी से भी डिवाइड हो गया उसके हाफ तक नंबर के बीच में, तो हम ब्रेक करके बाहर आ जाएंगे, आगे से चेक क्यों करेंगे? तो इसलिए हमने क्या किया, देखो सबसे पहले नंबर इनपुट करा लिया, फिर 2 से लेके n/2 तक का लूप चलाया। 2 से लेके n/2 तक हर नंबर से हम उस नंबर को डिवाइड कर करके देखेंगे। अगर एक भी नंबर से वो डिवाइड हो गया तो हम इमीडिएटली प्राइम की वैल्यू को 0 सेट कर देंगे और ब्रेक करके बाहर आ जाएंगे। ये प्राइम की वैल्यू को 0 क्यों सेट करेंगे? क्योंकि हम इस लूप के बाहर आके चेक कर लेंगे कि अगर प्राइम की वैल्यू 1 ही है तो इसका मतलब नंबर प्राइम है, और अगर एक भी बार ये लूप चला, अगर एक भी बार ये कंडीशन ट्रू हो गई तो इसका मतलब वो नंबर प्राइम नहीं है। तो एग्जाम्पल देखो, मान लीजिए हम 9 की बात कर रहे हैं, 9 को चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो 9 से चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 9/2, 9/2 मतलब 4.5, इंटीजर है तो मतलब 4। तो इसका मतलब 9 से अगर हमें 9 को चेक करना है कि वो प्राइम है या नहीं, तो हमें 4 तक, 2 से लेके 4 तक हर नंबर से उसे डिवाइड करके देखना है। तो देखो 9 के केस में i की वैल्यू 2, 3, 4, ये 3 बार चलेगी, 2, 3, 4, है ना? सबसे पहले हमने 2 से डिवाइड किया, क्या नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है? ये कंडीशन क्या है? डिविजिबिलिटी की कंडीशन है। नंबर डिवाइडेड बाय 2, जो रिमाइंडर बचा क्या वो 0 है? अगर किसी नंबर को i से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 है तो इसका मतलब वो डिवाइड हो रहा है। तो देखो 2 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। फॉल्स हो गई तो फिर दोबारा i की वैल्यू इंक्रीमेंट की, i की वैल्यू कितनी हो गई? 3। चेक किया, 3 लेस देन इक्वल टू 4, ट्रू है, तो फिर यहाँ पर आ गए। क्या 3 से डिवाइड हो रहा है? हो रहा है। 9 को 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, आ गया। तो आपने क्या किया? प्राइम को 0 सेट कर दिया और ब्रेक करके आप बाहर आ गए। और बाहर आके आपने क्या किया? प्राइम इक्वल टू 1, नहीं, प्राइम तो 0 हो चुका, तो आप कह देंगे नंबर इज नॉट प्राइम, क्योंकि नंबर प्राइम है ही नहीं, नंबर तो 3 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह प्राइम नंबर का जो प्रोग्राम है ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये तो एग्जाम्पल वो था जो प्राइम नंबर नहीं था। अब ये दूसरा एग्जाम्पल देखो जो प्राइम नंबर है। मान लीजिए हमने 11 एग्जाम्पल लिया, 11 को चेक करना है, 11 प्राइम है, तो 11 का हाफ करो, 5.5 मतलब 5 तक लूप चलेगा। तो 2 से लेके 5 तक हमने चेक कर लिया। 2 से डिवाइड हुआ, नहीं हुआ, 3 से डिवाइड हुआ, नहीं हुआ, 4 से हुआ, नहीं हुआ, 5 से हुआ, नहीं हुआ। एक बार भी ये कंडीशन लूप के अंदर ट्रू नहीं हुई और लूप अल्टीमेटली फाइनली टर्मिनेट होके बाहर आया। और जब ये लूप पूरा चल के बाहर आएगा तो प्राइम की वैल्यू तो बनी रहेगी, चेंज ही नहीं होगी, क्योंकि प्राइम की वैल्यू 0 कब होती? जब ये कंडीशन एक बार भी ट्रू होती। अब ये ट्रू तो हुई नहीं, तो इसका मतलब बाहर आके प्राइम की वैल्यू को इसने चेक कर लिया, प्राइम की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब नंबर जो है वो प्राइम है। ठीक है, तो ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। प्राइम नंबर का प्रोग्राम मल्टीपल टाइम एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब देखिए
इसके बाद आता है आपका नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप किसको कहते हैं? एक लूप के अंदर अगर हम कोई दूसरा लूप लगा दें तो उस लूप को हम नेस्टेड लूप कहते हैं, लूप इनसाइड अ लूप। ठीक है, तो मैंने एग्जांपल क्या लिया हुआ है, मैंने एक फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप लगा रखा है, क्योंकि हम जब एरे में मैट्रिसेस के प्रोग्राम लिखेंगे ना तो वहां पर हम इसको यूज करेंगे। आप किसी डू वाइल के अंदर वाइल, वाइल के अंदर फॉर, फॉर के अंदर वाइल, कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या किया है, इसमें दो फॉर लूप है। फॉर बाहर वाला जो फॉर लूप है वो 1 से लेके 2 तक चलता है, i प्लस प्लस करता है। अंदर वाला जो फॉर लूप है उसमें j की वैल्यू 1 से लेके 2 तक चलता है, ये j प्लस प्लस होता है। ठीक है, ये लूप यहां से शुरू होकर यहाँ खत्म है, बाहर वाला यहां से शुरू होकर यहाँ खत्म है। किस तरह काम करते हैं, बाहर वाले लूप की एक वैल्यू के लिए ये वाला अंदर वाला लूप 2 बार चल रहा है, एक बार 1 एक बार 2। किस तरह काम करेगा, अब जरा ध्यान से देखो। जब i की वैल्यू 1 है, यहां से शुरू होगा, जब i की वैल्यू 1 है तो कंडीशन चेक की, 1 लेस देन इक्वल टू 2, ट्रू, ट्रू है तो आप लूप के अंदर आए। j की वैल्यू 1 सेट हुई, 1 लेस देन इक्वल टू 2, ट्रू, ट्रू है तो फिर आप लूप के अंदर आए। यहाँ आपने i और j प्रिंट कर दिया, तो देखो जब एक i की वैल्यू 1 है तो j की वैल्यू 1 है, और आपने क्या प्रिंट किया, i प्रिंट किया 1 और j प्रिंट किया 1, हो गया प्रिंट। ये दोनों 1 1 आपने प्रिंट कर दिया, i और j। फिर उसके बाद जब ये लूप एक बार चल गया तो आप वापस कहाँ जाएंगे, इसी लूप में, अंदर वाले लूप में, क्योंकि एक बार आप अंदर वाले लूप में एंटर कर गए ना, जब तक अंदर वाला लूप फॉल्स नहीं होता तब तक आप इसके बाहर नहीं निकलेंगे। तो अब आप यहाँ गए, j की वैल्यू कितनी कर दी, 2, अंदर आए, i की वैल्यू तो वही है, j की वैल्यू 2 हो गई, तो i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 2 प्रिंट हो गई, इतना काम कर दिया। अब फिर वापस गए, j की वैल्यू कितनी हो गई, 3, 3 लेस देन इक्वल टू 2, फॉल्स हो गया। फॉल्स होते ही इस लूप के बाहर आए आप, कहाँ, यहाँ, इस लूप के बाहर, यहाँ, लेकिन बाहर वाले लूप के अंदर ही है अभी। और यहाँ आपने क्या किया, न्यू लाइन, न्यू लाइन मतलब अब अगली लाइन में प्रिंटिंग होगी, जो भी होगी, नई लाइन कर दी। फिर अब यहाँ गए, अब नेक्स्ट टाइम i की वैल्यू को +1 किया, i की वैल्यू कितनी होगी, 2, पहले 1 थी अब 2 हो गई, 2 लेस देन इक्वल टू 2, ट्रू, ट्रू है तो फिर आप अंदर आओगे। तो इसका मतलब बाहर वाले लूप की एक वैल्यू के लिए अंदर वाला लूप कितनी बार चल रहा है, 1 2 2 बार चल रहा है। तो i की वैल्यू जब 1 होगी तो पहले j की वैल्यू 1 होगी, फिर j की वैल्यू 2 होगी, फिर जब i की वैल्यू 2 हो जाएगी तब फिर j की वैल्यू 1 और 2 होगी। इस तरह से इसके आउटपुट्स जो होंगे वो प्रोड्यूस होते रहेंगे। तो नेस्टेड फॉर लूप का क्या मतलब है कि बाहर वाले फॉर लूप की कंडीशन अगर ट्रू है तो अंदर वाले फॉर लूप के अंदर जाते हैं, फिर वहां की कंडीशन चेक करते हैं, फिर उसके अंदर जाते हैं, फिर उसी लूप में घूमते रहते हैं, जब उसकी कंडीशन खत्म होती है, टर्मिनेट होती है, तब उसके बाहर जाते हैं, फिर वापस इसको कंप्लीटली एग्जीक्यूट करते हैं, फिर इसकी वैल्यू अपडेट करते हैं, कंडीशन चेक करते हैं और फिर इसी लूप में जाते हैं। तो इसकी एक वैल्यू के लिए ये लूप 2 बार चल रहा है, तो 2 वैल्यू है तो 2 वैल्यू इसकी और 2 बार ये चल रहा है, तो ये टोटल 4 बार चलेगा, n into n टाइम्स ये चलेगा, इसे नेस्टेड फॉर लूप कहा जाता है। ठीक है, तो अब देखो, अब हम अंडरस्टैंडिंग लेते हैं एरे क्या होता है। तो देखो एरे की डेफिनेशन में यहां लिख देती हूँ, बेसिकली सिंपल सिंपल सा लिख देते हैं, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ similar data types stored at, या adjacent लिख देते हैं, stored at adjacent memory locations। ठीक है, क्यों बनाते हैं एरे, देखो भाई जब हम एक सिंपल वेरिएबल क्रिएट करते हैं, देखो जैसे मैंने कहा int a इज इक्वल टू 3, तो ये एक ऐसा वेरिएबल है जिसमें हम एक बार में सिर्फ एक वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। अगर हम ये चाहें कि एक ही वेरिएबल के अंदर हम मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर सके तो हम उसका एरे बना लेते हैं। तो एरे बेसिकली क्या होता है, एक ही वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज, हम मल्टीपल नंबर्स को स्टोर करा सके, लेकिन लिमिटेशन क्या है कि वो सारे के सारे नंबर एक टाइप के होने चाहिए। मतलब हम a नाम का एक एरे बनाएंगे और उसे डिक्लेयर कैसे करेंगे, इंट a, और ये वाले ब्रैकेट्स लगा के उसके अंदर लिख देंगे उसका साइज। मतलब इसका मतलब है कि ये एक 5 एलिमेंट का एरे है, इसके अंदर हम 5 इंटीजर को स्टोर करा सकते हैं। इसमें इंट क्या हुआ, टाइप ऑफ एरे, a है नाम एरे का, और ये है साइज ऑफ एरे, या ये कह सकते हैं हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैन बी देयर इन द एरे, हाउ मेनी नंबर ऑफ इंटीजर्स यू कैन स्टोर इन द एरे। ठीक है, तो ये जो इसका साइज होता है एरे का, ये कांस्टेंट होना चाहिए, याद रखना है इंटीजर कांस्टेंट होना चाहिए हमेशा। ठीक है बेटा, तो देखो a इज एन इंटीजर एरे विद साइज 5 और a इज एन एरे दैट कैन स्टोर मैक्सिमम 5 इंटीजर वैल्यूज। ये नहीं कहेंगे कि 5 करने ही करने हैं, मैक्सिमम 5 इंटीजर आप इसके अंदर स्टोर करा सकते हैं, बस इतनी बात आपको याद रखनी है। तो ये इसका बेसिक सिंटेक्स होता है, एरे को डिक्लेयर करने का ये बेसिक सिंटेक्स होता है। ठीक है, इस तरह से हम एरे बनाते हैं। तो अब क्या बेनिफिट हुआ कि एक वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करा सकते हैं। अब जब हम एरे को की वैल्यूज को इनपुट करते हैं तो किस तरह से करते हैं वो देखो,
ये देखो, सबसे पहले हाँ, एरे जो है वेरिएबल जैसे मान लीजिए ये एरे है int a5, तो ये मेमोरी में किस तरह से होगा, जितने भी एलिमेंट्स होंगे ना वो सारे के सारे कॉन्टिगुअस मेमोरी लोकेशंस पे होंगे। मान लीजिए ये एरे और भी हो सकता है, जितना भी बड़ा हो सकता है, जितनी बड़ी वैल्यूज के लिए उतना बड़ा एरे हो जाएगा। 5 एलिमेंट का मैंने एरे बनाया तो 5 इंटीजर को एक साथ मेमोरी स्पेस मिल जाएगा। ठीक है, अब ये मेमोरी स्पेस जो एलोकेट हुआ, इसमें ए जो है ये पूरे एरे का नाम है। इंडिविजुअल एरे को के एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हम एरे के सबस्क्रिप्ट्स का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम सबस्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं। ये जो है ये क्या होते हैं, ये होते हैं सबस्क्रिप्ट्स। सबस्क्रिप्ट्स या इंडेक्स, ये होते हैं एरे के इंडेक्स। 0 1 2 3 4 ये एरे के इंडेक्स हैं। तो अब क्या कह रहे हैं कि अगर एरे के पहले एलिमेंट को एक्सेस करना है तो A0 ब्रैकेट के अंदर 0 लिखो, तो मतलब एरे का 0 सबस्क्रिप्ट वाला एलिमेंट जो है उसे A0 से रिप्रेजेंट करते हैं। A1 A2 A3 A4 इस तरह एरे के इंडिविजुअल एलिमेंट्स को हम एक्सेस कर सकते हैं और सारे एलिमेंट बैक टू बैक एक साथ स्टोर हो जाते हैं। तो अगर मान लो मुझे किसी एरे को इनपुट कराना है यूजर से, तो कैसे इनपुट कराएंगे, 0 से लेके 4 तक का लूप चला देंगे। 5 एलिमेंट है, 0 से लेके 4 तक का लूप चला दो, i++ करते रहो। और स्कैनफ के अंदर क्या लिखना है, एंड AI। नॉर्मल वेरिएबल में एंड A लिखते थे, इसमें एंड AI लिखा। क्यों, क्योंकि पहली बार में देखो ये A0 फिर A1 फिर A2 फिर A3 कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी, A0 से लेके A4 तक सारी वैल्यूज को एक एक करके ये इनपुट करा लेगा। तो मेमोरी में कैसे होंगे, कॉन्टिग्युअसली स्टोर होंगे और आप इनको इस तरह से स्टोर करा सकते हैं, डायरेक्टली लिख सकते हैं। अब आपको प्रिंट करना है तो स्कैनफ की जगह प्रिंटफ स्टेटमेंट लिख दो, सारे वेरिएबल प्रिंट हो जाएंगे, सारी वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी। तो कुल मिला के अगर ये तो बात हुई कि हमें यूजर से पूछना है, अगर मान लो मुझे एरे को यहाँ पर इनिशियलाइज करना था, मुझे खुद इनिशियलाइज करना पड़े, मान लीजिए मुझे इनिशियलाइज करना हो एरे को, कैसे करेंगे, इंट A5 इज इक्वल टू, सपोज मैंने लिखा 2 5 1 8 4, इस तरह भी कर सकते हैं। जैसे हम किसी वेरिएबल की वैल्यू को खुद दे देते हैं ना, अगर हम एरे को इनिशियलाइज करना चाहते हैं खुद ही, तो हम इस तरह से एरे को इनिशियलाइज कर सकते हैं। बस एक बात ध्यान रखनी है, जब हम एरे को डिक्लेयर करते हैं तो इसका ये साइज देना जरूरी होता है, क्योंकि हमें कंपाइलर को बताना पड़ता है कि हमें कितने साइज का एरे एलोकेट करना है, मतलब कंपाइलर को कितनी मेमोरी एलोकेट करनी है ना, क्योंकि कंपाइलेशन टाइम पर ये मेमोरी एलोकेट होती है। अब जब हम इसे इनिशियलाइज भी करते हैं साथ साथ, तो ये वैल्यू हम दें या ना दें ये ऑप्शनल है। आप नहीं भी देंगे तो कंपाइलर देख लेगा 5 एलिमेंट आपने लिख रखे हैं, तो 5 इंटीजर के लिए वैल्यू वो अपने आप एलोकेट कर देगा। तो एरे को कैसे क्रिएट करते, डिक्लेयर कैसे करते हैं, इनिशियलाइज कैसे करते हैं, अगर आप इनिशियलाइज नहीं करना चाहते तो यूजर से कैसे इनपुट कराते हैं, प्रिंट कैसे कराते हैं, उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको यहाँ से लेनी है। बस ध्यान रखना है, एरे को प्रिंट कराने के लिए आपको लूप चलाना पड़ता है, जिसके सबस्क्रिप्ट हमेशा 0 से शुरू होते हैं। जितना बड़ा एरे होगा उस हिसाब से आप उसकी लिमिट लगा दोगे। 5 एलिमेंट का है तो 0 से 4 तक का आपको लूप चला देना है। ठीक है, अब आता है देखो बाउंड चेकिंग वाला, ये तो हटा देते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट आपको नहीं है। अब ये देखिए एक छोटा सा एक प्रोग्राम कर लेते हैं, उसको देख के हल्का सा तुम्हें आइडिया हो जाएगा किस तरह से एरे लिखना है। क्या करना है आपको, यहाँ पर एक एरे है और उस एरे के सारे एलिमेंट्स को ऐड करना है। आपको क्या करना है, एरे को इनपुट कराना है, उसके बाद एरे में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबका सम निकाल देना है। कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले एरे को डिक्लेयर किया मैंने, एरे को 100 साइज के साथ डिक्लेयर किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे इसमें 100 एलिमेंट्स ही लेने हैं, हम यूजर से पूछ लेंगे कितने एलिमेंट चाहिए, 100 के अंदर अंदर होने चाहिए। ठीक है, एन वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है एरे के, आई लूप चलाने के लिए यूज किया और सम निकालने के लिए एस वेरिएबल लिया, जिसको शुरू से 0 में इनिशियलाइज कर लिया। नंबर ऑफ एलिमेंट एरे के अंदर कितने लेने हैं ये हमने यहाँ पर यूजर से पूछ लिया, स्कैनफ करवा लिया। अब एरे को इनपुट कराना है तो 0 से लेकर n-1 तक का लूप चलाओगे, ऑब्वियस सी बात है। 0 से लेस देन इक्वल टू n-1 तक का आपने लूप चला दिया और स्कैनफ एंड AI आपने एक एक, अब क्या कर रहे हैं देखो, एक एक एरे का एलिमेंट इनपुट हो रहा है और वो एस में ऐड होता जा रहा है। ये काम पहले भी तो किया था जब नेचुरल नंबर को ऐड किया था, एक नंबर मिला उसे s इक्वल टू s+ai करते रहे, तो ये लूप जितनी बार चलेगा उतनी बार एक नया नंबर सब में जुड़ता चला जाएगा, और जैसे ही ये लूप टर्मिनेट हुआ आप बाहर जाओगे और सम को प्रिंट कर दोगे बस। तो देखो आई की वैल्यू जब 0 है, अगर मैं n की वैल्यू 3 लूं, मतलब 3 एलिमेंट का एरे में मान लो बनाऊं, तो A0 इनपुट हुआ, s में ऐड हुआ, s की वैल्यू 5 हो गई। अगली बार i की वैल्यू 1 हुई, A1 को इनपुट कराया, मान लो 3 इनपुट हुआ तो वो 3 ऐड हुआ 8 हो गया। तीसरी बार i की वैल्यू 2 हो गई, A2 को इनपुट कराया, मान लो A2 की वैल्यू 4 है तो 4 ऐड हो गया तो s की वैल्यू 12 हो गई, और जैसे ही i की वैल्यू 3 होगी ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि n की वैल्यू 3 पर हम काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह एरे के अंदर जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट है उनको इनपुट कराते रहो और जोड़ दो।
अब आपसे कोई कहे कि सम ऑफ एलिमेंट्स की बजाय आप एवरेज निकालिए इनका, तो एवरेज के बाद क्या करोगे, यहाँ सम प्रिंट करोगे और उसके बाद यहाँ लिख दोगे एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय 3, जितने में नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे उसे डिवाइड कर दो एरे को, है ना, डिवाइडेड बाय n। अगर मान लो आपको यहाँ एवरेज निकालना है तो एवरेज कैसे निकालोगे, एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो आपको एवरेज मिल जाएगा। ठीक बात है, एवरेज नंबर। तो अब इस तरह से आपको इसको रीच आउट करना है, बस ये ध्यान रखना है, एरे को प्रिंट कराने के लिए, स्कैन अप कराने के या इनपुट कराने के लिए आपको लूप लगाना पड़ता है। फिर एक ही प्रोग्राम में कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो मैंने सोचा ये भी चलो आपको ये शॉर्ट वाली वन शॉट में करा देती हूँ। इसमें बेसिकली क्या है, एक एरे है, एरे के सबसे छोटे और सबसे बड़े एलिमेंट को आपको निकालना है, सबसे छोटा वाला एलिमेंट, सबसे बड़ा वाला एलिमेंट, वैल्यू वाइज। ठीक है, अब एक ही प्रोग्राम में दोनों काम इसमें कर रहे हैं, एग्जाम में आधा आधा भी आ सकता है, सबसे छोटा भी पूछ सकते हैं, सबसे बड़ा भी पूछ सकते हैं, दोनों भी पूछ सकते हैं। तो क्या लॉजिक है, देखो, एक एरे डिक्लेयर किया, नंबर ऑफ एलिमेंट यूजर से पूछेंगे, आई, मिन और मैक्स, दो वेरिएबल मैंने ले लिए, मिन के अंदर सबसे छोटा एलिमेंट आएगा और मैक्स के अंदर सबसे बड़ा एलिमेंट आएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट हमने यूजर से इनपुट करा लिए, उसके बाद 0 से n-1 तक का लूप चला दिया, एरे को इनपुट करा लिया, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब किसी भी एक चीज के लिए समझ लो, मान लो मैं मिनिमम एलिमेंट फाइंड आउट कर रही हूँ, खाली मिनिमम एलिमेंट में फाइंड आउट कर रही हूँ, तो लॉजिक क्या है मेरा कि मान लो एरे में 5 एलिमेंट हैं, तो मैंने क्या किया, पहले वाले एलिमेंट को कह दिया कि यही मिनिमम है, और फिर दूसरे वाले एलिमेंट से उसे कंपेयर किया, दोनों में से जो छोटा होगा अब उसे मिनिमम बना दिया। ठीक है, फिर तीसरे वाले से कंपेयर किया, अब इनमें से जो छोटा होगा उसे मिनिमम बना दिया। कहने का मतलब क्या हुआ कि मान लो आपको 5 लोग खड़े हुए हैं, आपको बताना है कि बताइए इनमें से सबसे कम एज किसकी है। आपने सबसे पहले वाले को मान लिया सबसे यंग यही है, सबसे कम एज इसी की है। ठीक है, उससे उसकी एज पूछ ली, फिर उसके बाद सेकंड वाले से पूछी तुम्हारी एज क्या है भाई, उसने कहा, उसने मान लो अपनी एज बताई, उसकी एज उससे कम है, तो मिनिमम उसे बना दिया। अब उसे चुन लिया, जिससे कंपेयर किया उसे एक तरफ कर दिया कि इससे तो हमने देख लिया, इससे छोटा तो हमें मिल गया। तो ऐसे करते करते मिनिमम वाला जो है उससे एक एक करके हमने सबको कंपेयर कर लिया और अल्टीमेटली मिनिमम वाले को अपने पास रखा, कंपैरिजन में जो छोटा है उसे अपने पास रखा, तो लास्ट में जो हमारे पास बचेगा वो कौन बचेगा, जो सब में सबसे छोटा होगा। तो बस यही लॉजिक है, आपने सबसे पहले वाले एलिमेंट को मिनिमम मान लिया, या अगर आप मैक्सिमम निकाल रहे हैं तो उसी को मैक्सिमम मान लिया। अब लूप में 1 से लेके n-1 तक का आपने लूप चला दिया और सबसे आपने मिनिमम वाले को कंपेयर किया, ये देखो ये मिनिमम के लिए है और ये मैक्सिमम के लिए है। अगर मिनिमम वाला एलिमेंट a ऑफ i से बड़ा है तो इसका मतलब अब a ऑफ i मिनिमम है, भाई सीधी बात है। अगर मिनिमम वाले से छोटा कोई मिलता है तो उसे मिनिमम बना दो, और मैक्सिमम के लिए मैक्सिमम वाले से बड़ा कोई मिलता है तो उसे मैक्सिमम बना दो। बस मेरी सेंटेंसेस समझो और उसके हिसाब से कोड सीखो कैसे लिखना है। आपने पहले वाले एलिमेंट को मिनिमम और मैक्सिमम बना के रख लिया, अब बाकी पूरे एरे के लिए जीरो, देखो 0th एलिमेंट को आपने मिनिमम बना लिया, इंडेक्स 1 से लेके लास्ट तक आप चले और हर एक एलिमेंट को आपने मिनिमम और मैक्सिमम से कंपेयर किया। अगर मिनिमम से छोटा कोई मिल गया तो उसे मिनिमम बना दो, अगर मैक्सिमम से बड़ा कोई मिल गया तो उसे मैक्सिमम बना दो। बस लूप के अंदर आप ये काम करते रहेंगे, तो एट लास्ट क्या होगा, मिन के अंदर सबसे छोटा और मैक्स के अंदर सबसे बड़ा एलिमेंट आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, देखो सबसे पहले मान लीजिए ये एक एरे है, इसका सबसे बड़ा एलिमेंट 8 है और सबसे छोटा 1 है, मिनिमम भी 3 मैक्सिमम भी 3, इनिशियली इसको मान लिया। अब आई की वैल्यू 1 पे देखो, a ऑफ 1 4 को कंपेयर किया, 4 3 से बड़ा है क्या, नहीं है, तो मिनिमम में कोई चेंज नहीं है, मिनिमम क्या है 3 ही है। मैक्सिमम में देखो, मैक्सिमम के केस में क्या आ गया, ai इज ग्रेटर देन मैक्सिमम, ai इज ग्रेटर देन मैक्सिमम, यस, तो इसका मतलब मैक्स की वैल्यू हमने 4 अपडेट कर दी, तो मतलब हम दोनों काम कर रहे हैं। मिनिमम में कोई चेंज नहीं हुआ क्योंकि ये मिनिमम से ऑलरेडी बड़ा है, मिनिमम से छोटा नहीं है, मैक्सिमम में चेंज करेंगे क्योंकि मैक्स से बड़ा है। इस तरह सारे आइट्रेशन इसके रन कर लेंगे। सीधी सीधी लॉजिक क्या समझनी है, बस पहले एलिमेंट को मिनिमम या मैक्सिमम मान लो, जो भी तुम्हें निकालना है, उसके बाद सेकंड वाले एलिमेंट से लास्ट तक हर एक से उसे कंपेयर करके देखो, अगर मिनिमम से छोटा कोई मिलता है तो उसे मिनिमम बना दो, अगर मैक्सिमम से बड़ा कोई मिलता है तो उसे मैक्सिमम बना दो। सिंपल ये लॉजिक है। ठीक है बेटा, ये प्रोग्राम किसी तरह से किसी भी पार्ट में एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर आता है आपका 2 डायमेंशनल एरे। 2D एरे क्या होता है, जिसमें 2 डायमेंशन होती हैं, रो और कॉलम। पहली वाली डायमेंशन होती है रो, दूसरी वाली होती है कॉलम। नंबर ऑफ रोज ये होती है नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, अब इसमें ये टाइप ऑफ एरे है, ये नाम है एरे का, और इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट आपके 6 आ जाएंगे। इसमें कितने भी टाइप का एरे बना सकते हो, बस ये याद रखना है कि जो एरे है, जिस टाइप का एरे है उसी टाइप के एलिमेंट्स को होल्ड करेगा। मतलब इंटीजर एरे बना रहे हैं तो सारे इंटीजर होल्ड करेगा, फ्लोट एरे बना रहे हैं तो सारे फ्लोट आएंगे, कैरेक्टर एरे बना रहे हैं तो सारे कैरेक्टर आएंगे। एरे में हम मिक्स्ड टाइप के डेटा नहीं रख सकते, एक एरे में जिस टाइप का एरे है उसी टाइप के एलिमेंट्स को वो स्टोर करा सकता है, बस ये उसकी लिमिटेशन होती है। ठीक है, अब नोट क्या है, ए इज अ 2 डायमेंशनल एरे दैट कैन स्टोर मैक्सिमम
6 इंटीजर, मैक्सिमम 6 इंटीजर इसके अंदर हम स्टोर करा सकते हैं। इनिशियलाइज कैसे करेंगे? 6 एलिमेंट्स है, या तो ऐसे जैसे 1D एरे के लिए लिखा था ऐसे कर दो, या फिर रो बाई रो, ये पहली रो ये दूसरी रो, इस तरह पहले ब्रैकेट लगाए, ब्रैकेट लगा के रो 1 लिखी, फिर कॉमा, फिर ब्रैकेट लगा के रो 2 लिखी। इस तरह भी आप इसे इनिशियलाइज कर सकते हैं। ये नॉर्मल सिंटेक्स है किस तरह से एरे के इनिशियल एलिमेंट्स आप दे सकते हैं। ठीक है, मेमोरी में कैसे रिप्रेजेंट होता है? 2 तरीके से रिप्रेजेंट होता है, रो मेजर, कॉलम मेजर। रो मेजर का क्या मतलब है कि एक रो फिर दूसरी रो होगा वैसे ही बैक टू बैक, जैसे 1D एरे होता था। देखो जैसे मान लीजिए ये एक 2 डायमेंशनल एरे है जिसकी ये 2 रो है और 3 कॉलम है। इस तरह से एक मैट्रिसेस जो होती हैं वो 2D एरे की फॉर्म में रिप्रेजेंट होती है। 2 रो है इसकी और 3 कॉलम्स हैं। ठीक है, अब अगर पहली रो फिर दूसरी रो इस तरह स्टोर कराया तो ये रो मेजर है, और कॉलम बाय कॉलम 2 1 5 3 5 8 6 इस तरह कराया तो ये कॉलम मेजर है। तो 2 तरह से हम इसे मेमोरी में स्टोर करते हैं, वो कॉमन है, उसी को हम यूज करेंगे प्रोग्रामिंग में। ठीक है, अब जैसे हमने यहाँ कहा 2 डायमेंशनल एरे को एग्जाम जैसे सबस्क्रिप्ट कहते हैं ना, एरे के सबस्क्रिप्ट, जैसे 1D एरे में था कि इंडिविजुअल एरे एलिमेंट को एक्सेस करना है तो किस तरह करोगे। 2D एरे में भी क्या है, ये एक एरे बना लिया हमने ए, है ना, इसमें 3 रो है और 3 कॉलम है 1 8 3। देखो ये स्टोर करा लिया, पूरा का पूरा एरे है कॉन्टिन्यूसली। ये पहली रो है, ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो है, तीनों रो हमने एक एक करके स्टोर करा ली। तो अब इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए 2 सबस्क्रिप्ट यूज करने पड़ेंगे, रो नंबर और कॉलम नंबर, है ना। ये क्या है, रो नंबर 0 1 2, ये रो इंडेक्स है, कॉलम के इंडेक्स है 0 1 2। तो ये कैसे मिलेगा 0 0 0 0 1, ये कैसे मिलेगा 0 1। A0 0 इज दिस, A0 1 0 2 इज 3, 1 0 इज 4, 1 1 इज 8, 1 2 इज 7। इस तरह से ये मिलेंगे। तो ये इंडिविजुअल एलिमेंट्स को आप 2 सबस्क्रिप्ट की हेल्प से एक्सेस करा सकते हैं। मैंने यहाँ वो सबस्क्रिप्ट साथ में लिखे हुए हैं। ठीक है, एग्जाम में आ जाता है कि एरे के एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस करोगे या सबस्क्रिप्ट्स बेसिकली कैसे बताओगे। तो ये जो होते हैं ये सबस्क्रिप्ट्स होते हैं या इंडेक्स होते हैं। तो जितनी डायमेंशन बनती जाएंगी उतने सबस्क्रिप्ट बन जाएंगे। ठीक है, 2 डायमेंशनल एरे को इनपुट कैसे करेंगे, 2 नेस्टिंग लूप लगानी पड़ेगी आपको। 1D एरे के लिए 1 लूप लगता था, 2D एरे के लिए 2 लूप लगेंगे। बाहर वाला जो लूप है वो रो के लिए लगेगा, अंदर वाला लूप कॉलम के लिए लगेगा। याद रखना, दिस इज फॉर रोज एंड दिस इज फॉर कॉलम्स। तो 3 2 मतलब इसमें 3 रो है और 2 कॉलम है। तो 0 से लेके 2 तक का आपने लूप चला दिया 3 रोज के लिए, उसके अंदर 0 से लेके 1 तक का लूप चला दिया 2 कॉलम के लिए। हमने क्या बताया था अभी नेस्टेड लूप में, बाहर वाले लूप की एक वैल्यू के लिए अंदर वाला लूप देखो 2 बार चल रहा है। तो मतलब इसका क्या मतलब है कि एक रो के लिए 2 कॉलम, एक रो के लिए 2 कॉलम, तो एक रो के लिए 2 कॉलम। इस तरह से सारी वैल्यूज इसकी इनपुट करानी है। तो यहाँ स्कैनफ लगा लो, AIJ, आई मतलब रो नंबर, जे मतलब कॉलम नंबर। तो पहली बार में 0 0 फिर 0 1 0 0 0 1 फिर 1 0 1 1 फिर 2 0 2 1 इस तरह करके ये इनपुट हो जाएंगे। ऐसे ही अगर प्रिंट करने हैं तो यहाँ स्कैनफ की जगह प्रिंटफ स्टेटमेंट लगा दो। ये वाला जो एंड है इसको हटा दो, और आप चाहते हैं कि ये मैट्रिसेस फॉर्म में हो, मतलब एक रो हो फिर उसके बाद नई लाइन दिखे, तो आप अगली बार लूप चलाने से पहले ये प्रिंटफ स्टेटमेंट न्यू लाइन डाल दो। उससे क्या होगा, पहली वाली रो प्रिंट हुई, उसके बाद नई लाइन हुई, फिर अगली रो, फिर नई लाइन हुई, फिर अगली रो, एक एक करके सारी रोज ये एक एक करके यहाँ पर प्रिंट कर देगा। इस तरह से ये प्रिंट करता है। ठीक है बेटा, देखो जैसे ये है, समझो पहले आई की वैल्यू 0 है, लेस देन इक्वल टू 2 है, ट्रू है। जे की वैल्यू 0 है, लेस देन इक्वल टू 1 है, ट्रू है। तो इसने क्या प्रिंट करा, AIJ, मतलब A0 0 क्या प्रिंट हो गया, 2 प्रिंट हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद फिर लूप में गए, जे की वैल्यू कितनी हो गई 1, फिर आ गए क्या प्रिंट हुआ, A0 1, A0 1 क्या है 8, ये प्रिंट हो गया। फिर उसके बाद गए, जे की वैल्यू 2 हो गई, लूप फॉल्स हुआ तो यहाँ आ गया न्यू लाइन हो गया, न्यू लाइन हो गया, आई की वैल्यू कितनी हो गई 1 के लिए, फिर 0 1, तो जे की वैल्यू फिर आई इज इक्वल टू 1 के लिए, फिर 0 1 मतलब 7 और 5। इस तरह ये सारा का सारा जो मैट्रिक्स होंगी वो आपकी 1 बाय 1 प्रिंट कर देगा। इस तरह से आपको ये पढ़ना है। ठीक है, सीधा सीधा। हालांकि लास्ट मोमेंट पे जो बच्चे पहली बार प्रोग्रामिंग पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द प्रोग्रामिंग एट दिस लास्ट आवर। लेकिन हाँ ये है कि एटलीस्ट मेन कंसेप्ट आपको बाय हार्ट कर लेना है, ताकि मेन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं एटलीस्ट वो आप लोग करके आ सकें। ठीक है, तो अब मैट्रिसेस के जो प्रोग्राम्स हैं वो मैं बता रही हूँ, कोशिश करना कि इनका लॉजिक जो है उसको डायरेक्टली याद रखने की कोशिश करना। देखो क्या है, हमने 2 मैट्रिसेस ली, ए और बी, दोनों की डायमेंशन 10 10 ले ली मैक्सिमम, है ना। सी एक मैट्रिक्स है जो ए और बी दोनों के कंटेंट को ऐड कराएगी। सबसे पहले हमने डायमेंशन यूजर से पूछ ली, m नंबर ऑफ रोज, n नंबर ऑफ कॉलम्स, दोनों की m रोज होंगी n कॉलम्स होंगे। अब हमने पहली मैट्रिक्स को एंटर कराया, 0 से लेके लेस देन m तक का, या लेस देन m इक्वल टू n-1, ए की बात थी, लूप चला दिया। तो पहली वाली जो मैट्रिक्स है उसे इनपुट करा लिया।
इसी तरह दूसरी वाली मैट्रिक्स को इनपुट करा लिया, देखो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, m तक से n तक m n लगा के हमने दूसरी वाली मैट्रिक्स को इनपुट करा लिया, दो मैट्रिक्स मिल गई। अब हमें इन दोनों को ऐड करना है, कैसे करेंगे, फिर दोबारा लूप चलाया वही m और n तक का, और Cij इज इक्वल टू Aij प्लस Bij, बिल्कुल नॉर्मल जैसे एडिशन करते हैं वैसे ही हमने Cij इज इक्वल टू Aij प्लस Bij लूप चला के इनको ऐड कर दिया, और उसके बाद जब ये ऐड हो गई तो लास्ट में जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है आपकी Cij उसको प्रिंट कर दिया। तो देखने में प्रोग्राम बहुत बड़ा है लेकिन है रिलेटिवली कुछ भी नहीं। आपको सिंपल क्या करना है, एक एक मैट्रिसेस आपको इनपुट करानी है नेस्टेड फॉर लूप लगा के, फिर ये कोड है मेन जो एडिशन कर रहा है, बस ये ध्यान रखना है। उसके बाद उस मैट्रिक्स को प्रिंट करा देना है mn तक का लूप चला के, m नंबर ऑफ रोज n नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। अब ये देखिए जैसे मान लीजिए इन दोनों को ऐड करना है तो ये क्या होगा 1 + 5 सिंपल, 2 + 6 इसी तरह तो करते हैं। तो जो इसके मतलब जो पहली मैट्रिक्स के इंडेक्स होंगे वो इंडेक्स आपको दूसरी मैट्रिक्स से उठाना है, इसलिए ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। इसके 0 0 को इसके 0 0 से, इसके 0 1 को इसके 0 1 से, तो i और j की जो सेम वैल्यूज होंगी उन पर आप ऐड करते चले जाएंगे। सिंपल ये लूप आपका एज इट इज रन हो जाएगा। फिर प्रोग्राम आता है ट्रांसपोज का, ये भी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, पूछ लिया जाता है। तो इसमें बेसिकली क्या करेंगे, आपने ट्रांसपोज में आपने मैट्रिक्स की जो डायमेंशंस है उनको इनपुट करा लिया। अब एंटर द मैट्रिक्स, पहली वाली मैट्रिक्स को इनपुट कराया mn, ठीक है, और फिर एंटर द सेकंड मैट्रिक्स, आपने दूसरी वाली मैट्रिक्स को इनपुट करा लिया, ठीक बात है। अब रिजल्टेंट ट्रांसपोज मैट्रिक्स कैसे निकलेगी, अगर मान देखो अच्छा एक मैट्रिक्स इनपुट करा ली उसी को ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, यहां से एग्जांपल देखो, ट्रांसपोज का मतलब क्या है कि मैट्रिक्स के जो रोज हैं उन्हें कॉलम बना दो और जो कॉलम्स हैं उन्हें रोज बना दो, है ना। मतलब ये रोज हैं 1 2 3, अब ये कॉलम बन जाएंगे, ये रोज है, ये वाली जो रो है ये पहला कॉलम, ये दूसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम, इस तरह से रो और कॉलम के बीच में इंटरचेंज करना है आपको। कैसे करोगे आप, सीधी सीधी बात है, ये लॉजिक है, इसी लॉजिक को वहां प्रोग्राम में लिख रखा है। क्या है, मान लीजिए 3 और 2 दो इंडेक्स हैं, 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है हमारी, ये 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स, 3 रोज हैं 2 कॉलम है, ठीक है। आपने क्या करना है, Aij इज इक्वल टू Bji, इंडेक्स इंटरचेंज कर देने हैं। ए का जो आई पे है उसे जे पर ले जाओ, जो जे पर है उसे आई पर ले जाओ। रो और कॉलम के जो इंडेक्स हैं वो आपने जो वेरिएबल हैं उनको आपने इंटरचेंज कर दिया, बस आपको इतना काम करना है। अब ये ऑटोमेटिकली इनकी जो वेरिएबल्स की वैल्यूज हैं ये उन्हें उसी हिसाब से प्लेस करेगा। कैसे, देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, जब आई की वैल्यू 0 है ना, i <3 ट्रू है तो j की वैल्यू 0 है, जब j की वैल्यू 0 है तो क्या हुआ, i a00 को b00 पे ले जाओ, b00 जो है वो a00 पे आ गया, ये लो आ गया 1, कॉपी हो गया। अब आप वापस गए, j की वैल्यू कितनी हो गई 1, अब यहाँ j की वैल्यू 0 1 को कहाँ ले जाओ 1 0 पे, 0 1 को कहाँ ले जाओ 1 0 पे ले जाओ। इस तरह से आप पूरी की पूरी मैट्रिक्स, देखो पहला रो आपने पहला कॉलम बना दिया ना, तो ऐसे आप पूरी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करेंगे, बस ये कोड आपको याद रखना, Aij इज इक्वल टू Bji। अब जब आप इसे प्रिंट करोगे मैट्रिक्स को, फाइनल मैट्रिक्स को, तो याद रखना क्योंकि अपने रोज और कॉलम जो थे वो एक्सचेंज कर दिए, तो इसलिए आपको रोज और कॉलम इसी ऑर्डर में उल्टे ऑर्डर में लिखने हैं, क्योंकि बाहर वाला लूप रोज के लिए होता है, n तक का यहाँ चलाना है और m तक का यहाँ चलाना है। तो ये देखो ये m है और ये n है, ठीक है, ये दो वेरिएबल्स ऐसे इनपुट कराने हैं, m इसका रोज नंबर है और n इसका कॉलम नंबर ऑफ कॉलम्स है, ठीक है। तो ट्रांसपोज करने के लिए बस इतना कोड याद रखना है, ये आई और जे की पोजीशन जो है इनको आपको इंटरचेंज करना है, और यहाँ पर नंबर ऑफ रोज पहले आएंगे तो उसमें नंबर ऑफ रोज इसके n आ जाएंगे ना, जितने कॉलम थे उसमें अब इसमें इतनी रोज होंगी ना, तो इसलिए इसको बाहर लिखेंगे, कॉलम को अंदर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम आता है दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लीकेशन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, देखने में बहुत ईजी है, आपको आप इसको डायरेक्टली भी याद रख सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगी लॉजिक से समझा दूं ताकि आपको थोड़ा सा याद रह जाए। हालांकि वहां पर लॉजिक आपको लगाना नहीं है, आपको सीधा सीधा इसको बाय हार्ट ये प्रोग्राम आपको याद होना चाहिए। देखिए आपने दो मैट्रिसेस ली ए और बी, सी तीसरी मैट्रिक्स है जिसमें हम ए और बी दोनों को मल्टीप्लाई करके डालते हैं, ठीक है। अगेन मैं इस बात को रिपीट करूंगी बेटा, इस वन शॉट में मैं बहुत फास्ट और सिर्फ रिविजन पर्पज से इसको बना रही हूँ। ऐसा हो सकता है कि कुछ बच्चों को ये फास्ट लगे, अगर आपको कोई प्रोग्राम ऐसा लगता है कि आपको और ज्यादा समझने की रिक्वायरमेंट है तो आप डिटेल्ड वन शॉट में जाके उस प्रोग्राम को देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए पहली मैट्रिक्स हमने इनपुट कराई R1 C1, रो नंबर कॉलम नंबर उसके दे दिए। दूसरी मैट्रिक्स है R2 C2, इसके रो नंबर कॉलम नंबर दे दिए। अब हमें पता है कि जब भी हम दो मैट्रिक्स को इनपुट वो करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज, देखो नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स के रोज के बराबर होनी चाहिए, दोनों अगर सेम है तभी इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना।
और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसकी डायमेंशंस आती हैं R1 क्रॉस C2, ये तो बात पता है हमें। मल्टीप्लिकेशन के लिए ये प्री रिक्विजिट है कि इसके नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रोज के बराबर होने चाहिए। ठीक है, चलो तो देखो नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए। अगर ऐसा है तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसकी डायमेंशन आएंगी R1 क्रॉस C2। तो सबसे पहले क्या किया, पहले पहली वाली मैट्रिक्स को इनपुट करा लिया उसके रो और कॉलम के हिसाब से, फिर दूसरी वाली मैट्रिक्स को इनपुट करा लिया उसके रो और कॉलम के हिसाब से। अब ये कोड है जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का कोड है। ठीक है, इस कोड को मैंने निकाल के, ये तो आपका प्रोग्राम है पूरा, इस कोड को एक्सप्लेन मैंने यहाँ का रखा है, इसको जरा ध्यान से समझ लो, समझ में आ जाएगा। ये मेन कोड है जो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहा है। कैसे लिखेंगे इसको, देखो R1 से लेके C2 तक का लूप चलाएंगे। ऐसा क्यों है, R1 से C2 तक का लूप हमने क्यों चलाया? देखो भाई, ये दो मैट्रिसेस हैं, जरा ध्यान से देखो किस तरह से काम चल रहा है। पहली मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 3, दो रो 3 कॉलम, और दूसरी है 3 क्रॉस 2, 3 रोज 2 कॉलम। मल्टीप्लाई हो सकती है क्योंकि इसकी रो और कॉलम जो है वो सेम है। रिजल्टेंट क्या आएगी, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स आएगी। कैसे मल्टीप्लाई होती है, 1 इंटू 1, 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू, अच्छा ये 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5, इस तरह से ये कैलकुलेट होगा, है ना। पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, इस तरह से हम एक एक करके इनको अपडेट करते हैं। अब ये काम करने के लिए अब ध्यान से समझो, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसकी डायमेंशन क्या होंगी। अभी मैंने आपको क्या बताया, रिजल्टेंट मैट्रिक्स की डायमेंशन क्या होगी, R1 क्रॉस C2। इसलिए जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लीकेशन में यहाँ R1 और यहाँ C2 लिखा है। ठीक है, रिजल्टेंट मैट्रिक्स का एक एक टर्म हम जनरेट करेंगे। पहली बार में ये टर्म जनरेट होगा, फिर ये जनरेट होगा, फिर ये जनरेट होगा, फिर ये जनरेट होगा। तो ये जो लूप हमने लगाए ये किस हिसाब से लगाए, ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स के रोज कितने होंगे, ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स के कॉलम कितने होंगे, उसके हिसाब से ये दो लूप चल गए, इसमें और कुछ नहीं है। अब मेन ये वाला लूप है जो एक्चुअली ये जो नंबर है इनको क्रिएट कर रहा है। इस लूप को चलाने के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया, क्योंकि देखो ये सम निकाल रहे हैं ना, तो हम जैसे नॉर्मल S इज इक्वल टू 0 करते थे सम निकालने में, हमने ये क्या कैलकुलेट करना है, Cij की वैल्यू को हम 0 सेट कर देंगे। और हर बार अब ये k वाला जो लूप है, इस k वाले लूप के हेल्प से हम ये सारे के सारे टर्म एक एक करके जनरेट करेंगे। अब सीखो ये किस तरह से कर रहे हैं, एक एक वैल्यू हम जनरेट करते हैं, बाकी उसी तरह से हो जाते हैं। ठीक है, डायरेक्टली भी याद रख सकते हो, बहुत सीधी सीधी बात है, डायरेक्टली याद रख सकते हो। C1 तक का लूप चलाना है, जितने पहली वाली मैट्रिक्स में कॉलम है ना उतने वाले तक का लूप चलाना है, और Cij इज इक्वल टू Cij प्लस I से k तक जाओ और k से j तक जाओ। डायरेक्टली जिन बच्चों को याद करना है वो इसको डायरेक्टली याद कर सकते हैं। Cij इज इक्वल टू Cij प्लस I k kj, I मत लिख देना, I k kj, I से k पे जाओ, k से j पर जाओ। इस तरह से ये कोड को डायरेक्टली भी याद रख सकते हैं। काम कैसे कर रहा है उसके लिए देखो, I की वैल्यू 0, j की वैल्यू 0, Cij की वैल्यू C00 को आपने 0 से इनिशियलाइज कर लिया, यहाँ तक हो गया। अब k को आपने 0 से इनिशियलाइज किया और आप यहाँ पर आ गए, C00 इज इक्वल टू C00 प्लस a I k और k j सारे 0 हैं, तो आपने a00 b00 को मल्टीप्लाई कर दिया, a00 b00 1 1 है, तो ये C00 आपका 1 निकल के आ गया यहाँ पर। अब आप इस लूप में वापस गए, k को आपने क्या किया 1, k की वैल्यू हो गई 1, फिर वापस आए। जैसे ही आप वापस आए तो C00 के लिए फिर आपने पहले Cij की वैल्यू अभी क्या थी, अपडेट होके 1, 1 प्लस a I की वैल्यू तो 0 ही है, k की वैल्यू क्या हो गई 1 इंटू b kj, k की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 0, तो 0 1 और 1 0 को मल्टीप्लाई करा, 0 1 और 1 0 मतलब 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया, ये मल्टीप्लाई हो गया। तो देखो एक एक करके टर्म मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं। अब फिर आप k को इंक्रीमेंट करोगे, k की वैल्यू 2 होगी, है ना, फिर आप नीचे आओगे तो 0 2 और 2 0 को मल्टीप्लाई कर दोगे, 0 2 और 2 0 को मल्टीप्लाई कर दोगे। तो इस तरह इस पूरे के पूरे लूप ने एक ये पूरा का पूरा टर्म जनरेट आपका कर दिया। तो ये क्या जनरेट हो गया, ये C00 आपका जनरेट हो गया। अब जब ये लूप फॉल्स हुआ तो वापस आप कहाँ गए, j को इंक्रीमेंट करोगे, तो इसका मतलब पहली रो का दूसरा एलिमेंट, पहली रो का दूसरा कॉलम, और दूसरे कॉलम के लिए फिर आप यही काम करोगे, तो फिर आप इसी तरह से ये टर्म कैलकुलेट होगा। तो बस इस प्रोग्राम में ये जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम है इसमें मेजर ये कोड है, पहले दो मैट्रिसेस आपको इनपुट करनी है ना, और इनपुट करने के बाद ये पहली ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स की रो, ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स के कॉलम, और ये जो कोड है इसे आपको याद रखना है। ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स के मतलब जो आपकी फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स तक आपको ये लूप चलाना है, I k k j तक ये लूप आपको ले जाना है, और इसके बाद जब एक बार ये कैलकुलेट हो गया तो आप रिजल्टेंट मैट्रिक्स को प्रिंट करा दो।
ये जो इंडेक्स है इनमें बिल्कुल कंफ्यूजन मत करना। R1C1 पहली वाली मैट्रिक्स के लिए यूज किए, R2C2 दूसरी वाली के लिए रो और कॉलम है, और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसके रो और कॉलम R1 क्रॉस C2 होंगे, इसलिए R1 क्रॉस C2 रिजल्टेंट मैट्रिक्स कैलकुलेट करने के लिए है। ठीक है, और ये जो लूप लगाया है ये फर्स्ट वाली मैट्रिक्स के कॉलम तक का लगाना है, बस सीधा इतनी बात आपको याद रखनी है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, ऑलमोस्ट हर एग्जाम में आता है किसी न किसी फॉर्म में। ठीक है, इसके बाद एक कंसेप्ट आता है स्ट्रिंग क्या होता है। ऑल्दो काफी लेंदी है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इसमें हम सिर्फ इंट्रोडक्टरी कंसेप्ट देखेंगे। स्ट्रिंग बेसिकली कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है, जो हमने स्ट्रिंग कांस्टेंट भी देखा था, मल्टीपल कैरेक्टर्स मतलब डिजिट हो, नंबर हो, स्पेशल सिंबल हो, उसको आप डबल कोट्स में बंद कर दो तो वो एक स्ट्रिंग बन जाएगा। अब आप कहेंगे कि कैरेक्टर एरे अगर होगा वो भी तो स्ट्रिंग ही होगा, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स होगा वो, लेकिन नहीं। स्ट्रिंग जब मेमोरी में स्टोर होती है तो उसके एंड में एक नल कैरेक्टर स्टोर हो जाता है जो उसकी एंडिंग को डिनोट करता है। अब कैरेक्टर एरे में और स्ट्रिंग में क्या डिफरेंस है? कैरेक्टर एरे अगर मेमोरी में स्टोर होता तो वो HELLO ऐसे स्टोर होता है ना, सारे कैरेक्टर स्टोर हो जाते हैं, लेकिन अगर ये स्ट्रिंग है तो इसके एंड में एक नल कांस्टेंट भी स्टोर होगा। अगर आप स्ट्रिंग को इनिशियलाइज करेंगे तो कैसे करेंगे? कैर A10, ए क्या है? स्ट्रिंग का नाम। मैक्सिमम इसमें 9 कैरेक्टर्स आ सकते हैं, क्यों? क्योंकि 10वां जो कैरेक्टर होगा वो नल कैरेक्टर होगा, उसके हिसाब से आपको ये लेना पड़ेगा। तो देखो आपने हेलो लिया डबल कोट्स के अंदर, तो ये एक एक करके हेलो को स्टोर करेगा और एंड में जाके इसके नल कैरेक्टर को स्टोर कर देगा। इस तरह से स्ट्रिंग्स मेमोरी में स्टोर होती हैं। ठीक है, इनिशियलाइज कैसे करते हैं? जैसे हमने यहाँ बताया, या तो डबल कोट्स के बीच में लिख दो पूरा, या फिर इंडिविजुअल कैरेक्टर कांस्टेंट की तरह यहाँ पर लिखो, लेकिन यहाँ पर आपको इंडिविजुअल कैरेक्टर अगर लगाते हो तो लास्ट में नल कांस्टेंट भी इंडिविजुअली लगाना पड़ेगा। अगर आपने नल कांस्टेंट नहीं लगाया तो फिर ये कैरेक्टर एरे बनेगा, स्ट्रिंग नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये जो नल कैरेक्टर है ये स्ट्रिंग की एंडिंग को मार्क करता है, ये बात ध्यान रखनी है, ये पूछी जाती है एग्जाम में। उसके बाद ये स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है? इस स्ट्रिंग के अंदर जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं वो इसकी लेंथ है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इसमें कितने हैं? 5 हैं, तो इसकी लेंथ कितनी है? 5 है। लेकिन अगर मैं इसको साइज ऑफ ऑपरेटर के अंदर डालूं तो ये कितने बाइट लेगी? ये 6 बाइट लेगी मेमोरी में। क्यों? क्योंकि 5 कैरेक्टर और एक नल कांस्टेंट लास्ट में ये भी ऐड हो जाता है। तो जब हम स्ट्रिंग को बनाते हैं तो हमें याद रखना पड़ता है कि हमें इतना स्पेस लेना है कि लास्ट में नल कांस्टेंट भी स्टोर हो पाए। ठीक है, अब हम जब किसी स्ट्रिंग को यूजर से इनपुट कराते हैं तो उसके लिए हम परसेंटाइल एफ कीवर्ड का वो फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करते हैं। जैसे इंटीजर के लिए डी, कैरेक्टर के लिए सी, फ्लोट के लिए एफ यूज होता है, ऐसे स्ट्रिंग के लिए परसेंटाइल एफ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने कोई स्ट्रिंग डिक्लेयर की str50, मतलब मैक्सिमम 49 लेंथ की ये स्ट्रिंग हो सकती है, एक हमने नल कैरेक्टर के लिए स्पेस रख लिया, तो इस केस में अगर मैं इसको इनपुट कराऊं तो परसेंटाइल एस से हम इस स्ट्रिंग को इनपुट करा सकते हैं। लेकिन इसकी एक लिमिटेशन है कि अगर मैं परसेंटाइल एस करके किसी स्ट्रिंग को इनपुट कराऊं तो सिर्फ एक वर्ड इनपुट होगा, जैसे ही हम स्पेस प्रेस करेंगे स्पेस के बाद की जो स्ट्रिंग होगी वो टर्मिनेट हो जाएगी। तो मतलब ये सिंगल वर्ड स्ट्रिंग को इनपुट कराने के लिए काम करता है। अगर आप मल्टी वर्ड स्ट्रिंग को इनपुट करा सकते हैं तो उसके लिए हम ये वाला फॉर्मेट स्पेसिफायर एस के पहले हमें ये लिखना पड़ता है, उस केस में ये मल्टीपल वर्ड भी एक्सेप्ट कर लेता है। ये जरूरी नहीं है आप याद रखें, ये मैंने सिर्फ बता रखा है, इतना आपको याद रखना है जरूरी। ठीक है, अब एक दिन में जो बच्चे पढ़ रहे हैं या बहुत क्विकली जो पढ़ना चाह रहे हैं पहली बार, उनके लिए डिफिकल्ट हो जाता है, तो आप मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके याद रख के चलिए। अब मान लीजिए मैंने किसी स्ट्रिंग को प्रिंट करना है, हमने एक स्ट्रिंग डिक्लेयर की गेटवे क्लासेस, उसके अंदर इनिशियलाइज कर दिया, तो मेमोरी में ये इस तरह से स्टोर हो जाएगी गेटवे क्लासेस। स्पेस है तो उसके लिए भी एक यहाँ पर स्पेस मिली। अब अगर मैं परसेंटाइल लेस करके इस स्ट्रिंग को प्रिंट करा दूं तो ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी। प्रिंट करने में परसेंटाइल लेस को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मल्टीपल वर्ड भी प्रिंट कर देता है। जैसे प्रिंटफ काम करता है वैसे ही पुट्स भी काम करता है। पुट्स एक ऐसा फंक्शन है जिसमें फॉर्मेट स्पेसिफायर की जरूरत नहीं होती, उसके अंदर बस आप स्ट्रिंग का नाम लिख दो, वो पूरी स्ट्रिंग को प्रिंट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक तो तरीका ये है। दूसरा, हम इंडिविजुअल एलिमेंट्स के थ्रू भी स्ट्रिंग को प्रिंट कर सकते हैं। जैसे हम ये कहें कि अगर हम इसके इंडेक्स बना लें तो लास्ट में स्ट्रिंग कहां तक होगी? जहां तक नल कांस्टेंट मिलेगा। तो हम क्या कह रहे हैं, आई की वैल्यू 0 से शुरू करेंगे और जब तक str ऑफ i नल ना हो जाए तब तक प्रिंट करते रहो। str ऑफ i क्या है? एक एरे की तरह ही तो है। str ऑफ i मतलब ये वैल्यू, जब तक इनमें से कोई वैल्यू नल ना मिले तब तक आप स्ट्रिंग को एक एक करके प्रिंट करते रहो। तो इंडिविजुअल कैरेक्टर को अगर प्रिंट करना चाहते हो तो इस तरह लूप लगा के भी आप स्ट्रिंग को प्रिंट कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली परसेंटाइल एस से पूरी स्ट्रिंग एक साथ प्रिंट हो जाती है। ठीक है, अब स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन, ये 5 स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन है जो आपको पता ही होने चाहिए। कौन से हैं? क्या मतलब, अगर आपके पास कोई स्ट्रिंग है तो डायरेक्टली उस स्ट्रिंग के ऊपर काम करने के लिए ये फंक्शंस होते हैं। ठीक है, इनबिल्ट होते हैं, ये सी की लाइब्रेरी में पहले से प्रेजेंट है। हेडर फाइल का नाम होता है string.h, जिसके अंदर ये सारे फंक्शंस होते हैं। अब ये काम कैसे करते हैं ये देखो। मान लो मैंने एक स्ट्रिंग ली, उसके अंदर मैंने हेलो इनिशियलाइज कर दिया, तो strlen जो फंक्शन होता है स्ट्रिंग लेंथ बताता है, मतलब ये बताएगा कि ये स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, इसमें कितने कैरेक्टर्स है, इट विल गिव 5। ठीक है,
दूसरा है strcpy, ये क्या करेगा, इसके दो आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करता है, स्ट्रिंग 2 की वैल्यू को स्ट्रिंग 1 के अंदर कॉपी कर देगा, स्ट्रिंग 2 को स्ट्रिंग 1 में कॉपी कर देगा। अब एग्जांपल देखो, मान लो स्ट्रिंग 1 में मैंने हेलो इंडिया लिया और स्ट्रिंग 2 में मैंने वर्ल्ड लिया, तो ये क्या करेगा, str2 में, ये str2 के अंदर str2 को वर्ल्ड को हेलो के अंदर एक एक करके कॉपी करना शुरू करेगा, यहां से कॉपी करेगा, W को यहाँ कॉपी कर देगा, O को यहाँ, R को यहाँ, L को यहाँ, D को यहाँ, ठीक है, और ये बाकी की जो है वो एज इट इज, और बाद में इसमें यहाँ पे ही टर्मिनेशन स्टोर कर देगा। तो स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन बेसिकली क्या करता है, एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी कर देता है, ठीक है, बाद वाली स्ट्रिंग को पहली वाली स्ट्रिंग में कॉपी कर देता है। बस ये बात यहाँ पर याद रखनी है। ये जो है अब बचा हुआ, ये अब str का पार्ट नहीं है, क्यों, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर टर्मिनेट हुआ वहां पर ये स्ट्रिंग टर्मिनेट हो गई। अब ये स्ट्रिंग वर्ल्ड है, इसके आगे का जो भी पार्ट है वो इसका पार्ट नहीं है, क्योंकि हमें क्या पता है कि स्ट्रिंग जो होती है वो नल कैरेक्टर आते टर्मिनेट हो जाती है, ठीक है। strcat फंक्शन क्या करता है, str1 स्ट्रिंग जो है उसके एंड में str2 को अटैच कर देगा, इट अपेंड्स str2 आफ्टर str1। तो देखो जैसे एग्जांपल, हेलो के बाद वर्ल्ड को अटैच कर देगा, ये हेलो है, ये वर्ल्ड है, ये क्या करेगा, जहां से नल कांस्टेंट है ना वहीं से वर्ल्ड को अटैच करना शुरू कर देगा और लास्ट में नल कांस्टेंट को स्टोर कर देगा। तो एक स्ट्रिंग के पीछे दूसरी स्ट्रिंग अगर अटैच करनी है तो उसके लिए strcat फंक्शन यूज करते हैं। strrev फंक्शन क्या करता है, स्ट्रिंग को रिवर्स करता है। मान लीजिए हेलो हमने लिया, इस स्ट्रिंग को रिवर्स करेंगे तो प्रिंट कराएंगे तो ये उल्टी प्रिंट होगी, इस स्ट्रिंग को रिवर्स कराने का काम करेगा। फिर आता है strcmp फंक्शन, ये क्या करेगा, दोनों स्ट्रिंग्स को कंपेयर करता है कि एग्जैक्टली आइडेंटिकल है या नहीं। काम कैसे करता है, मान लो str1 में मैंने हेलो लिया, 2 में मैंने HELLP ले लिया और मैंने इन्हें कंपेयर किया, तो ये बेसिकली क्या करता है, एलिमेंट बाय एलिमेंट कंपेयर करता है। और करेगा कैसे, इनकी आस्काई वैल्यू का डिफरेंस फाइंड आउट करेगा, h की आस्काई वैल्यू माइनस h की आस्काई वैल्यू, तो इसका मतलब अगर सेम होंगे तो डिफरेंस जीरो होगा। तो बस जहां तक डिफरेंस जीरो मिलेगा वहां तक ये आगे चलता रहेगा, और जैसे ही उसे नॉन जीरो डिफरेंस मिला वहीं कह देगा कि स्ट्रिंग आइडेंटिकल नहीं है। तो ये एक एक एलिमेंट को कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कंपेयर करता है और उनकी आस्काई वैल्यूज का डिफरेंस फाइंड आउट करता रहता है। जब तक डिफरेंस जीरो मिलता है तब तक ये आगे बढ़ता है, नहीं तो ये वहीं पर टर्मिनेट हो जाता है। इस तरह से ये काम करेगा, ठीक है बेटा। अब आप देखिए स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर क्या है बेसिकली, डेफिनेशन बाद में देखेंगे, एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ देखो किस तरह बनाते हैं स्ट्रक्चर। देखो एरे बनाया था अभी हमने, एरे की क्या डेफिनेशन थी, क्या मतलब था, एरे एक ऐसा वेरिएबल है जिसके अंदर हम मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करा सकते हैं, लेकिन उसकी एक लिमिटेशन थी कि सारी की सारी वैल्यूज सेम टाइप की होनी चाहिए। उस चीज को रिकवर करने के लिए हमने स्ट्रक्चर बनाया। स्ट्रक्चर एक ऐसा डेटा टाइप है जो कि मल्टीपल टाइप की वैल्यूज को स्टोर करा सकता है। जैसे मान लीजिए मुझे किसी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है, तो हम क्या करेंगे, एक स्टूडेंट नाम का स्ट्रक्चर बना लेंगे। बनाने का तरीका क्या है, डेफिनेशन क्या है स्ट्रक्चर बनाने की, देखो स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करते हैं, स्ट्रक्ट नेम ऑफ द स्ट्रक्चर, उसके बाद ब्रैकेट्स के बीच में वो एलिमेंट्स लिखते हैं, इन्हें कहते हैं स्ट्रक्चर एलिमेंट्स या स्ट्रक्चर मेंबर्स। एक स्टूडेंट जब क्रिएट करेंगे, स्टूडेंट का नाम, रोल नंबर, मार्क्स, ये तीनों टाइप की अलग अलग हो सकते हैं ना, उसका नाम स्ट्रिंग होगा, उसका रोल नंबर इंटीजर होगा, उसके मार्क्स फ्लोट में भी हो सकते हैं, पॉइंट्स में भी हो सकते हैं मार्क्स। तो इसलिए अलग अलग टाइप का डेटा हम एक स्टूडेंट के वेरिएबल के अंदर रख सकते हैं। तो हमने यहाँ एक स्ट्रक्चर बनाया कीवर्ड यूज करके, ये स्ट्रक्चर का नाम है और ये पैरेंथेसिस के बीच में ये स्ट्रक्चर एलिमेंट्स हैं। ये इसका सिंटेक्स है, हर एक के बाद सेमीकोलन लास्ट वाले, और लास्ट में जब स्ट्रक्चर बना लिया उसके बाद भी एक सेमीकोलन, आपने एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर लिया। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, अभी तक इसे कोई मेमोरी नहीं मिली, अब हम क्या करेंगे, इस टाइप का एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे। अभी हम एक नया टाइप बनाया है ना, जब हम इसका एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे तो वो क्या होगा, वो एक स्टूडेंट होगा जिसका कुछ नाम होगा, रोल नंबर होगा और मार्क्स होंगे। तो देखो अब मैंने मान लो इस टाइप का एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया S1, तो S1 अब क्या है, S1 एक स्टूडेंट है। मेमोरी कैसे मिली उसे, पहले नाम कितना 10 बाइट जो है वो नाम के लिए स्टोर हुए, 4 बाइट का रोल नंबर और 4 बाइट का, हम 32 बिट कंपाइलर की बात कर रहे हैं, 4 बाइट का इंटीजर है और 4 बाइट का फ्लोट है। तो देखो पहला नाम, फिर रोल नंबर, फिर मार्क्स, इस तरह से उसे मेमोरी में स्पेस मिल गया। टोटल साइज 18 बाइट्स का, इस ये जो S1 वेरिएबल का स्ट्रक्चर हमने क्रिएट किया, ये टोटल इसने 18 बाइट ले लिए, ठीक है, इतना इस तरह ये मेमोरी में एलोकेट हो गया। अब अगर हम इंडिविजुअल एलिमेंट्स को एक्सेस करना चाहते हैं, देखो जब हम स्ट्रक्चर को बनाते हैं ना बेटा, ध्यान रखना कि स्ट्रक्चर का जो वेरिएबल है वो जब हम स्ट्रक्चर को बना रहे हैं तभी साथ के साथ भी क्रिएट कर सकते हैं या बाद में भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हमने मान लो यहाँ ग्लोबल स्ट्रक्चर बना लिया मेन के ऊपर, तो मेन के अंदर हम जहां भी चाहें स्ट्रक्चर का एलिमेंट क्रिएट कर सकते हैं। अब नया टाइप बन गया स्ट्रक्ट स्टूडेंट, स्ट्रक्ट स्टूडेंट टाइप का कोई भी वेरिएबल क्रिएट करोगे तो वो उसी स्ट्रक्चर के टाइप का वेरिएबल होगा। वो स्टूडेंट्स हैं, S1 और S2 दो स्टूडेंट्स हैं जिनका कुछ नाम है, रोल नंबर है और मार्क्स हैं। इस तरह से हम इन्हें बनाएंगे, ठीक है। अब देखो हाँ
अगर हमें इंडिविजुअल स्ट्रक्चर एलिमेंट्स को एक्सेस करना है, जैसे हमने एरे को एक्सेस करा था, सबस्क्रिप्ट यूज किए थे ना, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर के केस में हम क्या यूज करते हैं, डॉट ऑपरेटर यूज करते हैं। मतलब अगर हमने S1 का नाम एक्सेस करना है, सिर्फ नाम एक्सेस करना है, तो S1 डॉट नेम से हम इसका नाम एक्सेस कर सकते हैं, S1 डॉट रोल नंबर से इसका रोल नंबर, S1 डॉट मार्क्स से इसके मार्क्स। तो ये इंडिविजुअल एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए डॉट ऑपरेटर हम यूज कर सकते हैं, इस तरह से हम इन्हें एक्सेस करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, इनिशियलाइज भी कर सकते हैं, जैसे हम यूजर से इनपुट कराते हैं, हम इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। S1 इज इक्वल टू पहले नेम, फिर रोल नंबर, फिर मार्क्स। हमने यहाँ पर 8.5 इस तरह से हमने इसको इनिशियलाइज कर लिया, तो ये जाके उसी तरह से, चलो 85 है, 0.0 इस तरह से हमने ये स्टोर करा ली। S1 क्रिएट किया, S1 के मार्क्स इस तरह से स्टोर हो गए, S2 यहाँ पर क्रिएट किया दूसरा वेरिएबल, S2 के यहाँ पर पूरी डिटेल क्रिएट हो गई। इस तरह हम स्ट्रक्चर को इनिशियलाइज भी कर सकते हैं, जो स्ट्रक्चर के मेंबर है उन्हें डायरेक्टली इनिशियलाइज कर लेते हैं। ठीक है, अब ये प्रोग्राम है जो ये बताता है स्ट्रक्चर की बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ से आपको समझ में आएंगी। ये प्रोग्राम एज इट इज एग्जाम में नहीं आएगा, अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, मान लो मैंने यहाँ स्टूडेंट नाम का कोई स्ट्रक्चर बना लिया। अब मैंने मेन के अंदर एक स्टूडेंट है S1 जिसको इनिशियलाइज किया 8, 10 और 80, ये 3 वैल्यूज हैं इसकी। फिर 2 वेरिएबल और लिए S2 और S3। एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, हम कभी भी एक एरे को दूसरे एरे में डायरेक्टली कॉपी नहीं कर सकते। ठीक है, हमें एलिमेंट बाय एलिमेंट कॉपी करना पड़ता है, लेकिन स्ट्रक्चर के साथ क्या बेनिफिट है कि हम एक स्ट्रक्चर को दूसरे स्ट्रक्चर में डायरेक्टली कॉपी कर लेते हैं। जैसे अगर मैंने यहाँ S2 इक्वल टू S1 लिखा ना, तो S1 स्ट्रक्चर के सारे मेंबर्स S2 के भी मेंबर्स बन जाएंगे, मतलब S2 की भी वही वैल्यूज हो जाएंगी जो S1 की थी। तो अब देखो, एंटर स्टूडेंट डिटेल, अगर मान लो मुझे S3 की वैल्यूज, देखो S1 मैंने इनिशियलाइज किया, S2 में मैंने S1 को ही कॉपी कर दिया, ये बताने के लिए कि S1 और S2 दोनों एक ही स्ट्रक्चर की कॉपीज हैं। अब S3 के कंटेंट को मुझे इनपुट कराना है यूजर से, तो मैंने कहा एंटर नेम, तो S3 डॉट नेम गेट्स S3 डॉट नेम। गेट्स क्या है, एक फंक्शन है जो किसी स्ट्रिंग को इनपुट कराने का काम करता है, तो S3 डॉट नेम से वो स्ट्रिंग इनपुट हो गई। ऐसे ही एंटर रोल नंबर, तो S3 डॉट रोल नंबर के नाम से मैंने इसको रोल नंबर इनपुट करा लिया। मार्क्स इनपुट कराने हैं तो फ्लोट में S3 डॉट मार्क्स करके इनपुट करा लिया। अब अगर मुझे प्रिंट करने हैं तो एक एक स्टूडेंट की डिटेल मैं प्रिंट कर सकती हूँ डॉट ऑपरेटर लगा के। S1 डॉट रोल नंबर, S1 डॉट रोल, S1 डॉट नेम, S1 डॉट मार्क्स करके S2, S3 किसी के भी आपको करने हैं तो आप प्रिंटफ स्टेटमेंट लगा के उनको प्रिंट कर सकते हैं। तो बस आपको ये ध्यान रखना है, कभी भी किसी भी स्ट्रक्चर एलिमेंट को एक्सेस करना है तो डॉट ऑपरेटर से करना है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एरे ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है। देखो, जैसे अभी मैंने कहा कि अगर मान लो मुझे कोई एक वेरिएबल है जिसके अंदर मुझे मल्टीपल टाइप का डेटा रखना है, मान लो मुझे किसी बुक की इंफॉर्मेशन रखनी है, तो बुक में नंबर ऑफ पेजेस, बुक का नाम, बुक का प्राइस, है ना, वो सारी चीजें रखनी है, तो उसका बुक नाम का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। ऐसे ही मैंने कोई एम्प्लॉय के बारे में इंफॉर्मेशन रखनी है, तो एम्प्लॉय नाम का स्ट्रक्चर बनाऊंगी मैं, जिसमें एम्प्लॉय का नाम, उसकी सैलरी, उसकी एज, है ना, उसका डिपार्टमेंट, कुछ भी चीज रख सकते हैं। तो अब मैं आपसे क्या कह रही हूँ कि अब मान लीजिए कि हमने एक एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन तो स्टोर कर ली, या एक स्टूडेंट की कर ली, या एक बुक की कर ली, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे 10 स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एरे बनाना पड़ेगा। और एरे का टाइप कैसा होना चाहिए, स्ट्रक्चर, है ना। बुक क्या है, एक स्ट्रक्चर ही तो है, तो बस आप क्या करेंगे, एरे ऑफ बुक्स बनाएंगे, तो उसे क्या कहेंगे, एरे ऑफ स्ट्रक्चर। और तो अभी देखो यहाँ पे ये क्या किया, बुक नाम का एक स्ट्रक्चर बनाया, बुक के नाम, नंबर ऑफ पेजेस और प्राइस, ये 3 चीजें बुक के अंदर होंगी। बुक का डेटा जो है ये 3 चीजों में हम रखेंगे। अब हमने यहाँ क्या किया, देखो एरे की तरह एक वेरिएबल क्रिएट किया B3। नाउ B इज अ एरे ऑफ बुक्स। बी एक एरे है जिसका टाइप क्या है, स्ट्रक्ट बुक। स्ट्रक्ट बुक टाइप का एक एरे बनाया जिसमें मैक्सिमम 3 बुक्स की इंफॉर्मेशन हम रख सकते हैं, इसको कहते हैं एरे ऑफ स्ट्रक्चर। तो एरे ऑफ स्ट्रक्चर मींस इट कैन होल्ड द इंफॉर्मेशन ऑफ 3 बुक्स। अब देखो 2 तरीके हैं किसी भी टॉपिक को पढ़ने के, या तो थ्योरी याद करो या फिर एग्जाम्पल से समझा दो। अगर ये एग्जाम्पल तुमने एरे ऑफ स्ट्रक्चर में लिख दिया तो तुम्हें पूरे नंबर मिलेंगे, कोई आधा नंबर भी नहीं काट सकता। ठीक है, क्योंकि मेन लॉजिक यहाँ पर इसी तरह से समझाया जाएगा। अब देखो मतलब क्या हुआ कि आपने एरे क्रिएट किया, ये पहली बुक, ये दूसरी बुक, ये तीसरी बुक, मतलब ये B0, ये B1, ये B2 एरे है, तो ये एरे के सबस्क्रिप्ट्स हैं। और ये B1 डॉट B0 डॉट नेम, B0 डॉट पेजेस, ये B0 डॉट प्राइस, B0 के डॉट 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 है, ये B1 डॉट नेम, B1 डॉट पेजेस, B1 डॉट प्राइस, और ये C1 के इंडिविजुअल, B2 के इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैं। ठीक है बेटा, तो इस तरह एरे ऑफ स्ट्रक्चर जो होता है वो इजीली आप बना सकते हैं। ये एरे के एलिमेंट्स मतलब पहली बुक, दूसरी बुक, तीसरी बुक, और हर एक बुक के इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए डॉट ऑपरेटर आप लगा लीजिए। तो B0 डॉट नेम, B0 डॉट पेजेस, इस तरह से आप इनको एक्सेस कर सकते हैं। एग्जाम में आता है, थ्योरी में भी आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, और इसके इस तरह का जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा है, इस तरह के क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड एग्जाम में प्रोग्राम्स भी आते हैं। आपसे कोई स्ट्रक्चर पूछे तो आप इस तरह से बना के आ सकते हैं। अब देखिए
एम्प्लॉय नाम का हमने एक स्ट्रक्चर बनाया, अब हम यहाँ एरे ऑफ स्ट्रक्चर को डिपिक्ट कर रहे हैं कि किस तरह से ये काम करते हैं। अब नेचुरली एक बात बताओ, अगर आप एरे बना रहे हो तो नेचुरली अगर आपको 10 एम्प्लॉयज की इन्फॉर्मेशन इनपुट करानी है तो आपको लूप लगाना पड़ेगा। तो बस वही काम हम कर रहे हैं, स्ट्रक्ट एम्प्लॉय E100। हमने देखो ये क्या किया, ये एरे ऑफ 10 एम्प्लॉय 100 एम्प्लॉयज का एरे बना दिया हमने, ये है ना। और हमने क्या किया, एंटर डिटेल्स ऑफ ऑल एम्प्लॉयज, मतलब 0 से लेके 99 तक का लूप चला दिया और हर एक एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन को इनपुट करा लेंगे सिंपल एरे चलाने के लिए। पहले ei.name, ei.id, ei.salary। नेम के लिए क्योंकि स्ट्रिंग है गेट्स यूज कर लिया, बाकी के लिए स्कैनफ यूज कर लिया। तो सिर्फ इतनी लाइन से अपने 100 एम्प्लॉयज की बैक टू बैक इन्फॉर्मेशन जो होगी वो आपकी इनपुट हो जाएगी। अब आपको प्रिंट कराना है तो आप प्रिंट स्टेटमेंट डाल दो, द डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय दिस, पहले एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन, फिर दूसरे की, फिर तीसरे की, ei डॉट डॉट करके सबकी इन्फॉर्मेशन जो होगी वो प्रिंट हो जाएगी। तो एरे ऑफ स्ट्रक्चर बहुत इजीली इससे आप यहाँ से समझा सकते हैं। फिर आता है एक टॉपिक यूनियन। यूनियन बिल्कुल स्ट्रक्चर का भाई है, बस मेमोरी रिप्रेजेंटेशन में थोड़ा सा चेंज है। यूनियन भी क्या है, डिफरेंट डेटा टाइप्स को कंबाइन करके आप किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर बंद कर सकते हो, उसे हम यूनियन कहते हैं। तो ये आप एक बार अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ लेंगे, मैं आपको समझा देती हूँ क्या मतलब होता है। देखिए बेटा, जैसे हमने स्ट्रक्चर देखा था ना, यहाँ कंपेरिजन दिखा रखा है, तो ये कंपेरिजन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए मैंने XYZ नाम का कोई स्ट्रक्चर बनाया, XY और दो वेरिएबल है इंट फ्लोट और एक कैरेक्टर वेरिएबल है a, जिसको मैंने स्ट्रिंग बना रखी है, बेसिकली 10 इसका साइज है, ठीक है। अब जब ये स्ट्रक्चर है, अगर मैं इसका कोई वेरिएबल क्रिएट करूँ XYZ का S नाम का, तो वो वेरिएबल जो होगा वो मेमोरी में कितने बाइट लेगा, 4 इसके, 4 इसके, है ना, और 10 इसके। इस तरह से टोटल जो होंगे वो कितने बाइट लेगा, ये 4 + 4 8 + 10 18 बाइट्स, ये टोटल 18 बाइट्स लेगा मेमोरी में। हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट को अलग अलग स्पेस मिलेगा। लेकिन जब हम यूनियन बनाते हैं, देखो सिंटेक्स में कोई चेंज नहीं है, बस यहाँ यूनियन कीवर्ड यूज कर रहे हैं, यहाँ स्ट्रक्ट था, और कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह से लिख रखा है सब कुछ। लेकिन मेमोरी में क्या फर्क आएगा, यूनियन के अंदर हर एक एलिमेंट को अलग से मेमोरी नहीं मिलती, जो यूनियन मेंबर जिसकी मेमोरी रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा होती है उतनी मेमोरी एलोकेट हो जाती है और वही मेमोरी सबके बीच में शेयर होती है। तो इनमें कितने मिल जाएंगे, इसे 10 बाइट एलोकेट हो जाएंगे और वही 10 बाइट इन सबके बीच में शेयर होंगे। तो मतलब एक बार में कोई एक ही यूनियन एलिमेंट होगा जिसकी वैलिड वैल्यू यहाँ पर एग्जिस्ट करेगी, है ना। तो ये कहाँ यूज होता है, बेसिकली ये वहां यूज होगा जहां पर आपकी मेमोरी रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत हाई होती है, लिमिटेड मेमोरी आपके पास है और आप उसे एफिशिएंटली यूटिलाइज करना चाहते हैं। तो यूनियन और स्ट्रक्चर में एकमात्र यही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है ये, देखिए स्ट्रक्चर जो है वो हर एक मेंबर को अलग से मेमोरी स्पेस एलोकेट करता है। जो यूनियन है उसमें defines the size of the largest union member defines the size of the union। हायर मेमोरी स्पेस लेता है, स्ट्रक्चर ज्यादा मेमोरी लेता है, ये कम मेमोरी लेता है। हम सारे मेंबर्स को एक साथ एक्सेस कर सकते हैं स्ट्रक्चर के, लेकिन इनको नहीं कर सकते क्योंकि उनकी वैल्यूज तो ओवरराइड हो जाएंगी। भाई आपने सबसे बड़ी वैल्यू ले ली तो बाकी सारे उसी को शेयर कर रहे हैं, तो सबको एक साथ एक्सेस हम नहीं कर सकते। ये इनके एग्जाम्पल्स हैं, अगर एग्जाम में आपसे डिफरेंस पूछा जाएगा और एग्जाम्पल के साथ इसके लिए बता दिया कि इस स्ट्रक्चर में जो टोटल मेमोरी होगी इसमें 6, अगर ये स्ट्रक्चर है तो इसे यहाँ 4 इसके, 6 इसके और डबल के हिसाब से टोटल इसके 16 बाइट एलोकेट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा मेमोरी रिक्वायरमेंट किसकी है, डबल की है, 8 बाइट्स, तो यहाँ पर सिर्फ 8 बाइट एलोकेट होंगे जो कि सबके बीच में शेयर होंगे। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। फिर शॉर्ट नोट में पूछ लेते हैं इनमरेशन क्या होता है। ये भी एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। ये बेसिकली क्या करता है कि आप अपनी तरफ से एक नया टाइप क्रिएट कर रहे हो और वो टाइप क्या क्या वैल्यूज ले सकता है ये भी आप ही बताओगे। जैसे अगर हम लिखे इनम वीक, एग्जाम्पल से देखो इनम वीक, इनम इज द कीवर्ड, वीक नाम का एक इनमरेशन हमने बनाया जिसकी वैल्यूज सिर्फ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे यही हो सकती हैं। हमने ये इस तरह से एक इनमरेशन बना दिया। अब मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा इनम वीक डे, मैंने इस इनम टाइप का, ये एक नया टाइप है, इस टाइप का एक वेरिएबल क्रिएट किया जिसकी वैल्यू है डे। तो इस डे की वैल्यू इन्हीं में से कोई ना कोई हो सकती है। वेडनेसडे है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी है, ये जो इनम है, इनमरेशंस हैं, ये इनमरेटर कहलाते हैं, इसके जो मेंबर्स हैं, ठीक है। इन मेंबर्स को कंपाइलर बाय डिफॉल्ट 0 से वैल्यू देना शुरू करता है, मतलब ये 0 1 2 3 इन्हें इस तरह से वैल्यूज मिलती चली जाती है इनमरेशंस में, ठीक है। तो हम यहाँ पर अगर डे को वेडनेसडे देंगे ना तो 0 1 2 इसको 2 मिल जाएगा, तो जब हम इसे प्रिंट करेंगे तो 2 प्रिंट होगा, ठीक है। तो बेसिकली इनमरेशन क्या है, एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है जो कि एक नया टाइप क्रिएट करता है जिसमें क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज आ सकती हैं, उसकी क्या रेंज होगी ये भी हम डिसाइड कर सकते हैं। तो बस इतना ध्यान रखना कि ये जो इनमरेटर्स हैं इनको बाय डिफॉल्ट इंटीजर वैल्यूज मिल जाती हैं और +1 +1 होती चली जाती हैं।
और इन इंटीजर वैल्यूज को आप ओवरराइड भी कर सकते हैं। मान लो आपने यहाँ पे लिख दिया वेडनेसडे, इसकी जगह लिख दिया वेड इज इक्वल टू 3, या आपने यहाँ लिख दिया THURS इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो क्या होगा 0 1 2 और ये 4 अगर है तो ये 5 6 उसके आगे से शुरू हो जाएंगे। तो ये इंटीजर वैल्यूज को आप ओवरराइड भी कर सकते हैं। तो यहाँ तक इतनी बात हमने इस पर्टिकुलर यूनिट के बारे में करने की कोशिश की। मैंने ये कोशिश की है कि मेन जो टॉपिक्स हैं एटलीस्ट बहुत फास्ट तरीके से वो कवर अप करा दूं। तो जितना मैंने इसमें बताया बेटा इतना भी आप पढ़ के चले जाएंगे तो थ्योरी तो 100% आपकी कवर हो जानी है। और मैंने कोशिश की है कि प्रोग्रामिंग की भी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बन जाए, ताकि प्रोग्राम क्योंकि कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो पैलिंड्रोम, आर्मस्ट्रॉन्ग, प्राइम नंबर और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, ट्रांसपोज, ये कुछ बेसिक, और यह स्ट्रक्चर, एरे ऑफ स्ट्रक्चर, ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो एग्जाम में मल्टीपल टाइम पूछी जा चुकी हैं और इनके आने के चांसेस बहुत हाई हैं। तो देखिए बेसिक्स ऑफ लूप्स पढ़ लिए हमने, कितने टाइप के लूप होते हैं और एरे क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होते हैं, सबस्क्रिप्ट्स क्या होते हैं। विद एग्जांपल आप बता के आएंगे ना तो आपको ज्यादा अच्छे नंबर मिलेंगे। थ्योरी लिखोगे ना तो समझ में आएगी ना, पढ़ने वाला आपको मार्क्स देगा। फिर मिनिमम मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड आउट करना, मैट्रिक्स ट्रांसपोज, मल्टीप्लिकेशन करना, मैंने एडिशन भी आपको करा दिया है, स्ट्रिंग क्या होती है, डिफरेंट स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस करा दिए हैं। फिर स्ट्रक्चर, यूनियन, ब्रेक, कंटिन्यू, वाइल, डू वाइल में डिफरेंस, और उसके बाद ये कुछ प्रोग्राम्स। हालांकि मैंने इसके एडिशनल और भी 2-3 प्रोग्राम्स कराए हैं, लेकिन एटलीस्ट इतना आपको प्रिपेयर करके ही जाना है, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। थैंक यू। और इसके अलावा भी मैं, जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ये बहुत फास्ट कम टाइम की वीडियो बनाई गई है। अगर किसी बच्चे को अच्छे डिटेल में पढ़ना है तो उसके लिए ऑलरेडी वन शॉट अवेलेबल है, जिसमें बहुत सारी प्रोग्रामिंग कराई है और बहुत आराम से मैंने हर चीज को समझाया भी है। वहां से आप उसको चेक कर सकते हैं। थैंक यू बेटा।